ठीक है सर, शुरू करते हैं। जो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमेंद्र नेगी है और हम लोगों ने अभी 1 साल पहले द पहाड़ी एग्रीकल्चर करके उत्तराखंड की पर्वतीय कृषि पर आधारित हमने एक मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया है, जिसको अभी 1 साल होने वाला है। इस पत्रिका के माध्यम से ही हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसका नाम है पहाड़ी कृषि संवाद। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हिल एग्री डायलॉग बोल सकते हैं कि पहाड़ी कृषि पे हम लोग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के संवाद करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोगों ने अभी तक किसानों से नॉन टेक्निकल संवाद मतलब किसानों से भी किए हैं संवाद और जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हम लोग इस तरह के संवाद करते हैं। आज का जो सेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पर्वतीय क्षेत्रों में मतलब ये आप समझिए हमारे किसानों की ये सबसे बड़ी समस्या है और उसका विषय है पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा, कि हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारे जंगली जानवर हैं, जितने तरह के भी जंगली जानवर हमारे खेतों में आते हैं, उनसे हम अपने फसलों की सुरक्षा कैसे करें या हम ऐसी कौन-सी फसलें लगाएँ जिससे जंगली जानवर उनको कम से कम नुकसान करें। तो उस पे हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट हैं, उनको पूरे उत्तराखंड का नॉलेज है, वो एक्चुअली श्री बीरवान सिंह रावत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। अ, आपके बारे में ज़्यादा ना बताते हुए सर हम लोग डायरेक्ट पहले आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे और फिर हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाएँगे और सबको मैं ये बता दूँ कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा, यह हमारा विदाउट पीपीटी रहेगा। ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सर की बातें सुनेंगे और हम लोग सभी जानते हैं जो-जो वो उपाय जानते हैं, परंतु उसको एक बार फिर से हम लोगों का ज़हन में आना, कुछ नए उपाय भी हो सकते हैं। तो अलग-अलग क्षेत्रों के उपाय उन्होंने कलेक्ट करके एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाए हैं और हम सबके बीच में वो रखेंगे। लास्ट में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, जैसे मैंने बताया मयंक नौटियाल जी और हमारे साथ बहुत सारे किसान जुड़ने वाले हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में क्या-क्या कर रहे हैं, जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा लास्ट में उनके हम लोग 5-5 मिनट के सेशन लेंगे। तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आएँगे। तो बृजभूषण सिंह रावत सर, आपका पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद हेमंत नेगी जी। और आपका ये पहाड़ी संवाद के नाम से आज मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इससे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पहली बात ये है कि आज का विषय बहुत गंभीर है। इससे पहले कि मैं विषय पे बात करूँ, मैं थोड़ा-सा अपना सूक्ष्म परिचय देता हूँ। मेरा नाम बृजभूषण सिंह रावत। मैं 7 साल 8वाँ साल है मुझे रिटायर हो गया। और सेवा काल में जब मैं रहा तो मुझे पहाड़ घूमने का बहुत बड़ा अनुभव रहा है। मैं लगभग 6000 गाँव पैदल घूमा हूँ और मुझे एक-एक चीज़ यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ का जंगल, यहाँ की जड़ी-बूटियाँ, यहाँ के छोटे-छोटे जो जितने भी हमारे वाइल्ड में होते हैं या गाँव में खेतों के किनारे, सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा जो नॉलेज जो ज्ञान मैं समेट पाया, उसकी मैं कोशिश करूँगा, उस आधार पे मैं आपसे बात करूँगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरा ये विषय नहीं है। मैं आपको पहले बता दूँ मैं इसका कोई विशेषज्ञ भी नहीं हूँ। मैं अपने को विशेषज्ञ नहीं मानता क्योंकि सीखना जीवन की कला है और हमेशा सीखते रहना है। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो कृषि कर रहे होंगे लेकिन परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा ज्ञान है, जो हम कलेक्ट कर पाए हैं, जैसे हमने कहीं से बातें के लोगों से की, उनसे सीखा और कोशिश की कि अगर उनमें कोई कमी है तो उसको हम कैसे पूरा करें। तो इसी संदर्भ में हम आज जो है हेमेंद्र जी ने मुझे एक मौका दिया है और मेरी ये कोशिश है कि क्योंकि मेरा जो बेसिक शौक है वो है वैल्यू एडिशन यानी मूल्य संवर्धन पर पहाड़ के अंदर जितने प्रकार की जड़ी बूटियां पेड़ जंगल झाड़ियां फल फूल सब कुछ होते हैं उन पे मैंने बहुत बड़ा काम किया है। किसी दिन जब जो है फिर मौका मिलेगा तो इस विषय पर आगे बात करेंगे। तो यही मेरा आज का परिचय है और मैं चाहूंगा कि सभी लोग ध्यान से सुने, जो आपके सवाल हो अंत में पूछिएगा। बाकी हेमंत नेगी जी जैसा आगे करेंगे, वो जो है उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। जी हेमंत जी। सर डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। बहुत-बहुत जो धन्यवाद सर। आपका जो नॉलेज है आपने पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों को घूमा है, चीज़ों को देखा है प्रैक्टिकली, तो आज उसका ज़रूर सभी को फ़ायदा मिलेगा। सर शुरू कर सकते हैं सर। मैं फिर से जी, बताना चाहूँगा, आज हम विदाउट पीपीटी कर रहे हैं क्योंकि ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग पीपीटी के माध्यम से उसमें डाल नहीं सकते हैं, तो आज का जो सेशन रहेगा विदाउट पीपीटी रहेगा। हाँ, ठीक धन्यवाद नेगी जी।
अभी कोई सज्जन करें आवाज़ नहीं आ रही, तो उनको एक बता दें कि आपका जो है साउंड बॉक्स जो माइक है वो म्यूट होगा, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही, बाकी आवाज़ ठीक-ठाक है। तो शुरू मैं करता हूँ। देखिए, गाँव जब बसे, उन गाँव में बहुत बढ़िया बसावट थी, हरे-भरे थे, पूरा जीवन ही गाँव से चलता था। जैसे-जैसे हम गाँव से नीचे शहरीकरण की ओर आए, नौकरी-पेशा या हमको लगा कि हमारी फसलें बिकती नहीं है या फसल में कुछ होता नहीं है, तो हमने गाँव छोड़ा। गाँव छोड़ा तो पलायन हुआ। तो पलायन हुआ तो जब गाँव खाली हुए, तो जब खाली कोई जगह होगी, तो उसकी जगह कोई न कोई भरेगा ज़रूर। और उसकी जगह भरते चले गए जानवर। जानवर पहले क्या होता था, गाँव में लोगों के पास जानवर भी थे, लोगों के पास अपने कुत्ते भी होते थे। तो जब पूरा गाँव बसा हुआ था, तो उसमें जानवरों का इतना ज़्यादा आना नहीं होता था। लेकिन धीरे-धीरे समस्या विकराल इसलिए हो गई क्योंकि पूरे गाँव खाली हो गए हैं। आज जो 2-4 लोग कोई काम कर रहे हैं, उनके साथ समस्या होती है कि वो एक सीमित जगह में काम करते हैं, लेकिन क्योंकि परिवार नहीं है या कुत्ते भी नहीं है या उनके पास अनेक समस्याएँ ऐसी हैं कि वो अपने गुज़ारे भर के अगर वो कर कर रहे हैं, तो उनके साथ समस्या होती है बंदरों की, सूअरों की। इसके अलावा भी बहुत से जानवर हैं, जो अलग-अलग जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अलग किस्म की समस्या है, मैदानी क्षेत्रों में अलग समस्या है। इसी विषय के लेकर के मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप घरेलू उपायों से कैसे इन जानवरों से बचेंगे, कैसे आप अपनी खेती को सुरक्षित कर पाएँगे? तो इसके लिए आज शुरू करते हैं। पहला विषय मैं शुरू करता हूँ। आपने देखा होगा कि प्रायः जानवर जितने भी जानवर होते हैं जंगली हो चाहे जो हम पालतू होते हैं, इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। आप देखेंगे कि मानव से 10 से 30 गुना तक ज़्यादा इनकी सूंघने की शक्ति होती है। इसमें सभी जानवर आते हैं, वो बंदर हों, सूअर हों, खरगोश हों या जितने भी आपके यहाँ जो है, जो भी लोग जानवर आ रहे हैं। अब नीचे तो समस्या जो है नीलगाय की समस्या है। इसके लिए आपको क्या करना है कि घर में एक चीज़ अभी तो आजकल कम हो गई है, लेकिन उपलब्ध होती है, अभी भी गाँव में उपलब्ध है। वो है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल अपने आप में जो है एक वेपर छोड़ता है, यानी भाप छोड़ता है या ना गैस छोड़ता है। मिट्टी का तेल की गंध जो है लगभग अगर आप कहीं पे इसको गिरा दें तो लगभग-लगभग 1 महीने तक लगभग-लगभग बनी रह सकती है। इसलिए बेहतर तरीका हमने ढूँढा कि अगर हम मिट्टी के तेल को लेकर के मिट्टी के साथ में मिट्टी का जो मिट्टी के साथ में इसको घोल दें और ऐसा बनाएँ कि केवल मिट्टी गीली हो जाए। गीलापन करना है, मिट्टी को आपने कोई जो है पतला नहीं बनाना है। और इसको इसके साथ अगर बाउंड्री में छिड़के, खेत है तो खेत की बाउंड्री में छिड़के, अगर आप चाहते हैं पूरे गाँव को बचाना तो पूरे गाँव के चारों तरफ छिड़क सकते हैं। साथ-साथ आप इसमें क्या है, कपड़े के टुकड़े डाल सकते हैं। कपड़े के टुकड़े भी तर नहीं होने हैं सिर्फ़ गीले होने हैं। गीला-गीला कर कर के इनको अगर आप बिखेर देंगे, तो इसका क्या प्रभाव होता है कि जंगली जानवर की सूँघने की शक्ति बहुत होती है और कम से कम जो है 200, 400, 500 फीट पीछे से उसको ये गंध आती है, तो वो इरिटेट होता है। यानी उसको साँस लेने में दिक्कत होती है और क्योंकि हम मानव तो अपनी साँस रोक के कहीं चल सकता था या नाक बंद करके आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकता। तो जानवर को जब इरिटेशन होती है वो वहीं से लौट जाता है। तो एक विधि तो ये है कि आप अगर मिट्टी के तेल का उपयोग करेंगे, अपनी जिनके पास ज़्यादा क्षमता होगी, वो मिट्टी का तेल जो है बाउंड्री के चारों तरफ छिड़क सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो है बहुत आसानी से जो है आपके खेतों में जो है जानवर की से जो है बड़ी सुरक्षा हो जाएगी। साथ-साथ में क्या होता है कि अगर आपको मिट्टी तेल उपलब्ध नहीं है या लग रहा हो कि ये बहुत ठीक नहीं है आपको, तो आप इसमें ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा प्रायः जो है खासकर बरसात के दिनों में बहुत उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर पहले जो है ब्लीचिंग पाउडर या डीडीटी ये दोनों ही चीज़ें बहुत तीखी गंध छोड़ती हैं। तीखी गंध इसलिए छोड़ती है इसकी वजह से इसमें कीड़े नहीं आते, तो कीड़े के साथ-साथ इसमें जानवर भी नहीं आते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो अपने जानवर होंगे, वो भी अगर उस क्षेत्र में जाने से कतराएँगे, नहीं जा पाएँगे। तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर आप लेकर के उसका छिड़काव कर सकते हैं 2-4 फीट तक जो है हमने बुरका दिया, तो आप चारों तरफ जब उसकी गंध फैली रहेगी, तो जानवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये मैं आपको लिखित रूप में दे रहा हूँ, आप इसको स्वयं में आज़मा के कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है, एक और चीज़ है, हमारे घरों में अक्सर जो है हम रोज़ प्रयोग करते हैं, वो है हमारा फ़िनाइल। फ़िनाइल जो होता है लेकिन आजकल स्वीट फ़िनाइल आती है। आजकल आपने देखा होगा घर के अंदर जब आपके यहाँ पोछा लगता है, तो आप उस फ़िनाइल में घूमते भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक फ़िनाइल बहुत तीखी होती है। वो कभी जो है बहुत पुरानी जब कब क्या है गेंडा छाप या किस नाम से कभी आती थी, उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे भूरे रंग की जो है भूरे कलर का जो है उसका जो है रंग होता था, तो वो जो है अगर आप जो है उसमें या तो कपड़ा भिगा दें या उसे मिट्टी या बारीक रेत के साथ अगर मिला करके छिड़क देंगे, तो उससे भी जो है उसकी वजह से भी जो है जानवर जो है खेतों के पास-पास या
आपके खेतों से काफ़ी दूर रह जाएँगे, वो आएँगे नहीं। और जब ऐसा लगातार महीने, 2 महीने, 3 महीने लगातार होता रहेगा, तो वो जानवर अब उधर का रास्ता भूल भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। ज क्योंकि जानवर जो है जहाँ उसको खाने को मिलेगा वहाँ रोज़ जाता है। इसलिए इस तरह की अगर छोटे-छोटे उपाय आप अपनाएँगे, तो ये बहुत बड़ा काम आपके उसमें करेंगे। अब आप घरेलू विधियों में एक और विधि आती है, वो होती है हमारे घरों में छाछ। गाँव में देखा होगा दूध बहुत है, तो लोग अक्सर दूध नहीं पी पाते हैं, तो उसकी छाछ बना देते हैं। तो छाछ को लेकर के 1 लीटर अगर आप छाछ लें, वो थोड़ी बहुत खट्टी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। खट्टा करने के लिए उसको साथ-साथ में क्या करना है कि कुछ दिन तक उसको रोक करके सड़ा देना है एक जगह में। ऐसी जगह में रोक दिए जहाँ जो है उसके लिए जो गर्मी लगती रहे। साथ-साथ उसमें अगर एक कच्चा अंडा घोल करके आप डाल देंगे, तो अंडे की सड़न बहुत खतरनाक होती है, बहुत बदबूदार होती है। मतलब उसको तो आप सह नहीं, आम आदमी नहीं सह सकता, तो जानवर तो बिल्कुल नहीं सह सकता है। तो उसके साथ अगर आप अंडे का मिला करके, आजकल जैसे जाड़ों का दिन है, आजकल तो कम से कम उसको 3 से 4 हफ्ते, हो सकता है महीने भर लग जाए आपको सड़ाने में उसको। जब वो सड़ जाए, तो इसका आप छिड़काव कर सकते हैं, या इसको मिट्टी के साथ मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। बारीक रेत के साथ मिला करके इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। इसकी गंध से भी जो है दूर से जानवर नहीं आते हैं, ये हमने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है। तो इसलिए आप जो है ये इसी के साथ में अगर आप छाछ प्रयोग कर रहे हैं, अगर आपको जो है अंडा नहीं मिल रहा है या अंडा नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर लहसुन कूट के डाल सकते हैं। लहसुन, गार्लिक। गार्लिक जो है आपके घर में रोज़ उपयोग होता है, तो अगर आप उसको जो है कूट करके इसमें छान के डालना चाहे छान के डाल दिया, कूट के इसी में डाल दीजिए। जब वो खूब सड़ जाए, बहुत तेज़ बदबू आती है, बहुत ही तेज़ तीखी गंध होती है। इसको भी अगर आप जो है मिट्टी के साथ या रेत के साथ बाउंड्री में चारों तरफ छिड़क देंगे, उससे बिल्कुल भी जानवर आपके खेतों की तरफ झाँक भी नहीं सकता। खाने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। अब आते हैं हम वेजिटेशन पे। हम अभी तक तो हम जो बात कर रहे हैं वो एकदम से केमिकल हैं या घरेलू उपयोग में जो है जो द्रव पदार्थ हैं। होता क्या है कि मेरा ये सोचना है कि अगर नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से बाढ़ सुरक्षा की जाए, तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला, एक जानवरों से बचाव हो जाएगा, दूसरा आपको इनकम भी होगी, तीसरा जो है आपकी घेर-बाड़ एक पूरी अपने आप में बन जाएगी। पुराने समय में अभी भी गाँव में लोग जो हैं जेट्रोफा जैसी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन वो जेट्रोफा केवल बाउंड्री में खड़ा तो हो जाता है, लेकिन वो जानवर उससे बीच में घुस सकता है और दूसरा उससे अंदर बाहर हो सकता है। हमने ढूँढा नागफनी, जिसको प्रिकले पेयर कहते हैं। नागफनी वो ढूँढिए आप जिसमें बड़ा फल लगता हो, कम से कम अंडे जाए, अंडे से बड़ा बड़ा फल लगता हो। नागफनी की बड़ी खूबी क्या है कि एक तो ये किसी भी मौसम में, किसी भी जगह पे हो सकता है। इसके आप जो है एक-एक पत्ता, हालाँकि ये तना होता है अपने आप में, लेकिन इसको पत्ते की शेप में होता है, तो पत्ते को अगर आप जो है देखेंगे कि उसको निकाल के ले आए और ख़ासकर आप मार्च से लगाना शुरू कर दीजिए और जून-अक्टूबर तक ये लगता चला जाएगा और ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता भी है। इसकी बड़ी खूबी क्या है कि इसमें ये एक तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और चारों तरफ अपना फैलाव करता है। साथ-साथ इसमें जो होते हैं, बड़े तीखे काँटे होते हैं और काँटे इतने सख्त होते हैं ये, कि जो है किसी भी जानवर पे, किसी भी आदमी पे लग जाए, तो ये जो है उसको घायल कर सकता है या उसको जो है उसके मांसपेशियों पर दर्द होने लगा है उससे। तो अगर आप जो है नागफनी को लगाएँगे, तो काँटेदार होने की वजह से उसको ना तो बंदर पार कर सकता है और ना ही उसको जो है सूअर पार कर सकता है। तो आपको ये लगेगा कि साहब होगा कैसे? होगा इसलिए कि उसको थोड़ा बड़ा होने में टाइम लगेगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि नागफनी को अगर आपने ठीक सीज़न में लगा दिया, यानी फरवरी लास्ट या मार्च शुरू में लगा दीजिए, तो आपका जो है 5-6 महीने में वो करीबन 3-4 फीट का हो जाएगा। तो वो जो है जब चारों तरफ फैलता है, क्योंकि उसके फैलने की कोई कोई सीमा नहीं है। ये अपने आप धीरे-धीरे फैलता रहेगा, तो अगर चारों तरफ, गाँव के चारों तरफ, मेरा अपना मानना तो है कि अगर आप गाँव के चारों तरफ इसकी एक बाउंड्री खड़ी कर दें और ये 2, 3, 4 फीट का चौड़ाई में फैल जाए और लंबाई में फैलता चला जाए, तो आपके यहाँ ना तो सूअर आएगा, ना खरगोश आएगा, ना जो है आपकी नीलगाय जहाँ है, वो नीलगाय नहीं आएगी और साथ-साथ आपको सूअर भी नहीं आ पाएगा। अब इसके लगाने के सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, वो बाढ़ के साथ-साथ इतना बड़ा फ़ायदा है कि आपको सोच के ताज्जुब होगा कि मेक्सिको में लगभग-लगभग 1/4 मेक्सिको के अंदर इसकी खेती होती है और इसको कमर्शियल रूप में उगाया जाता है और उससे बड़ा अच्छी विदेशी मुद्रा उनको कमाते हैं। पहला फ़ायदा क्या है कि इसमें पहले तो फूल लगेंगे
और कैक्टस के फूल बहुत सुंदर होते हैं, आप ये देखेंगे। गाँव में जहाँ तक के हमारे पहाड़ी गाँव का सवाल है, उन एरिया में क्या होगा कि आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, जैसे हमारे पुराने ज़माने में लोग करते थे। आप आज भी अगर गाँव में चले जाइए, पुराने घरों में होंगे तो कहीं न कहीं उसमें जो है मधुमक्खी के लिए उनके एक छत का एक छोटा-सा छेद बनाया होता है और रसोई के अंदर जाकर के वो छेद अंदर जो है चौड़ा खुलता है और वहाँ खूब मधुमक्खियाँ होती हैं। तो पहले पहाड़ के लोग जो है ना खूब शहद पैदा करते थे। इसीलिए पहाड़ के लोग क्योंकि शहद खूब खाते थे तो बीमार नहीं पड़ते थे। तो ये जो है एक तो शहद बहुत बनेगा। जितनी मधुमक्खियाँ ज़्यादा होंगी उससे क्या होगा, फल ज़्यादा बनेंगे। अब आप देखिए कि आपने देखा होगा कैक्टस में फल लगने का बड़ा क्या है कि एक कैक्टस का पेड़ है उसमें जो है 10-20 पत्ते इधर निकले हुए हैं तो हर एक पत्ते पे 4-4 6-6 फूल लगते हैं। बड़ी बहुत सुंदर दिखता है और ये फल जब पकते हैं, पकने लगते हैं तो इनको निकाल करके आप उठा करके इनको साफ करके इससे इसके अंदर जो गूदा होता है, किसी में खोट खट्टा-मीठा सा होता है, किसी में हल्का मीठा होता है, किसी में बहुत तेज मीठा होता है। तो तीनों चारों प्रकारों में ये उपलब्ध होता है। इस फल को निकाल करके अगर आप इन फलों से जैम और जेली बनाना चाहें, जूस बनाना चाहें, तो बहुत बड़ी मात्रा में ये एक गाँव में रोज़गार का साधन भी होगा। बाढ़ के साथ-साथ, फसल सुरक्षा के साथ-साथ ये आपको जो है पैसे भी कमा के देगा। एक अच्छी भली इंडस्ट्री आप जो है घर में कॉटेज इंडस्ट्री आप स्थापित कर सकते हैं। तो इस सब के लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात आपको बता दूँ कि कैक्टस अगर आपको आपके आस-पास कहीं उपलब्ध है क्योंकि खेतों खेतों के किनारे तो नहीं है, नदियों के किनारे बहुत ज़्यादा है। नदियों के किनारे जहाँ सूखी घाटियाँ हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से आपको केवल निकाल के लाना, ये बिना लागत की चीज़ें हैं। इनमें बिना लागत के, बिन पैसे के भी आप एक अच्छा रोज़गार भी शुरू कर सकते हैं और अपने फसल की सुरक्षा जानवरों से कर सकते हैं। साथ-साथ इसके जो पत्ते होते हैं, क्योंकि ये बढ़ता रहेगा तो ये 5-7 फीट, 10 फीट, 8 फीट ऐसे पहुँच जाता है। तो आप इसके अगर साल भर में एक बार इसकी कटाई-छँटाई करेंगे, इसके पत्तों को निकालेंगे, इसको साफ करके, इसको एडिबल जो है सब्ज़ी बनाया जाता है। खाने योग्य जो है बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है। थोड़ा-थोड़ा किसी में कड़वाहट होती है। कड़वाहट निकालने का तरीका भी बहुत साधारण-सा है। इसको छीलने के बाद, इसके टुकड़े करने के बाद, इसको अगर थोड़ा-सा आप बॉयल कर देंगे या पानी में डाल करके जो है थोड़ा बोरिक पाउडर डाल दें उसमें और या नमक डाल दें और उसके बाद इसको धो करके उसको पानी को निकाल दें। उसके बाद उसकी आप सब्ज़ी बना सकते हैं। उसी सब्ज़ी का आप जो है कटी हुई सब्ज़ी को पैक करके आप बाज़ार में बेच सकते हैं। साथ-साथ जो है इससे जो है चिप्स बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के वैल्यू एडिशन करना आपको बहुत ज़रूरी आना चाहिए। हम फसल को सुरक्षित कैसे करें, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन साथ-साथ आपको इन चीज़ों को जो प्रकृति हमको दे रही है, उसको हम मूल्य संवर्धित करके कैसे उसके इनकम रिसोर्स बनाएँ, कैसे हम गाँव में एक छोटा-सा जो कॉटेज इंडस्ट्री, एक छोटा-सा लघु कुटीर उद्योग घर में स्थापित करें। इसके लिए ये प्रिकले पेयर, ये नागफनी की वैरायटी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है आपकी फसल की सुरक्षा भी करेगी और आपको रोज़गार का और एक जो है इंडस्ट्री लगाने की जो है आपको सहायता प्रदान करेगी। अब इसके साथ-साथ जो है आप ये देखिए कि अगर आपको ये भी नहीं मिलता है, आपके पास सक्षमता नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हैं या सीमित ज़रूरत है, अब आती है फसल। हम क्या ऐसी फसल लगाएँ जिसको जानवर ना खाता हो? देखिए पहाड़ के अंदर या पूरे भारत के अंदर या दुनिया में 3 ही मौसम है। गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है। ऋतुएँ बहुत हैं, लेकिन मौसम 3 हैं। इन तीनों मौसम में हम क्या कर सकते हैं? सबसे बढ़िया तरीका है खेत बहुत सारे बंजर हैं पहाड़ के अंदर। मैं बार-बार लोगों से कहता हूँ कि अगर कहीं सरकार की कोई योजना जैसे मैंने सुना है कि 2025 या 26 से सरकार जो है सारी ज़मीन को कैसरीन करने जा रही है। अगर कैसरीन हो जाती है तो आपकी वो ज़मीन जो लोग गाँव में नहीं रह रहे हैं या रह भी रहे हैं, अगर खेती नहीं कर रहे हैं और वो बरसों से 3 साल से लगातार अगर किसी उसमें खेती नहीं होती है, तो सरकारी नियम है कि वो ज़मीन कैसरीन हो जाएगी, यानी सरकार के अधीन हो जाएगी। इसलिए इससे पहले कि ऐसा हो, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा अगर होने जा रहा है, तो ये हमारे लिए, हमारे पहाड़ के उन लोगों के लिए जो लोग बाहर रह रहे हैं या जिनको जो अनभिज्ञ हैं इस बात से, उनके लिए बहुत बुरी खबर होगी कि अगर ज़मीन उनकी चली गई, तो पुरखों की ज़मीन तो जाएगी। आप सोचिए ना उस ज़माने में हमारे पुरखों ने कितनी मेहनत करके उन पहाड़ों को काट-काट कर जो है खेत बनाए होंगे। तो जैसी भी स्थिति में आपके पास ज़मीन है, तो उसमें खेती करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, वो है एलोवेरा। एलोवेरा ना घृतकुमारी, जिसको पतकुआर भी बोलते हैं। आजकल एलोवेरा के जूस का बहुत चलन है, आपने देखा होगा। एलोवेरा कई जगह काम आता है। इस पे देखते हैं, तो आप क्या है एलोवेरा अब जो है क्योंकि अगर आपके आस-पास है, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं है तो एलोवेरा लगा सकते हैं। एलोवेरा किस ये उसमें अगर आपको लगता है कि एलोवेरा आपको नहीं मिल रहा है,
तो आप जो है ऑनलाइन ढूँढ करके बहुत बढ़िया से 2 रुपए में एक पेड़ मिल जाता है। अगर आप जो है खेतों में एलोवेरा लगा देंगे तो एक तो एलोवेरा एक बार लगाने के बाद हमेशा होता रहेगा, केवल ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होती है और उस एलोवेरा से को जानवर नहीं खाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि एलोवेरा से आप जो है जूस बना सकते हैं। एलोवेरा की जूस की इतनी भारी डिमांड है, आपने देखा होगा आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में एलोवेरा बहुत बड़ा काम कर रहा है। आज की डेट में कहा जाता है कि एलोवेरा अगर रोज जो है 15-20 एमएल रोज पी लिया जाए, तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो पहली बात है कि एलोवेरा लगाने से पहली बात है कि आपको जानवरों का कोई संकट नहीं रह जाएगा। दूसरी बात है कि उससे अगर आप जूस बनाएँगे, तो वो आयुर्वेदिक रूप में आप जो है उसको बेच सकते हैं, बड़े आराम से बिक सकता है। तीसरी बात है कि एलोवेरा से आप जो है जेल बना लीजिए, जो हेयर जेल होता है, वो बनाया जा सकता है। उसका पाउडर भी बनता है, हालाँकि पाउडर बनाना एक बहुत खर्चीला काम है और बहुत कम बनता है। 1 किलो से लगभग-लगभग 10 ग्राम से ऊपर नहीं बनता है, क्योंकि एलोवेरा में लगभग-लगभग 90% से ऊपर पानी होता है। लेकिन फिर भी एलोवेरा की एक खेती आपको जानवरों से सुरक्षित करने के साथ-साथ आपको जो है रोज़गार भी उपलब्ध करेगी और एक आपका गृह उद्योग स्थापित करने में मदद करेगी। दूसरी फसल है हमारे पहाड़ों में मसाले मसाले की फसल नहीं होती है। हमारे यहाँ लोग जो है हल्दी कर लेते हैं, अदरक कर लेते हैं, लेकिन को कभी भी उन्होंने अजवाइन, जीरा, सौंफ उगाने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप अजवाइन, जीरा, सौंफ अगर उगाएँगे, तो सबसे पहली बात बंजर खेतों के लिए ये जो तीनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अजवाइन, जीरा और सौंफ, ये बड़े वरदान हैं। क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा खेती आज के दिन पे राजस्थान में होती है, जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। अब आप ये स्वयं में सोचिए ना कि अगर आप ये बाज़ार से जीरा जीरा ताज़ा नया होना चाहिए। जीरा 2-3 साल पुराना होगा, वैसे तो क्योंकि जैविक खेती होती है, इसलिए वो जम भी जाएगा, लेकिन कम से कम एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए, या तो अजवाइन लगाएँ, जीरा लगाएँ, मिक्स भी करके कर सकते हैं आप और सौंफ लगा दें। तो ये तीनों चीज़ें क्योंकि गंध वाली होती हैं और इनको जानवर बिल्कुल नहीं खाता। साथ-साथ आपने देखा होगा हरा धनिया, धनिया अगर आप बोते हैं, उसको भी जानवर नहीं खाता है। केवल इस वजह से नहीं खाता है, उसमें गंध होती है। इसीलिए मैंने शुरू में जो है मिट्टी के तेल की बात की थी। गंध एक ऐसी चीज़ है जानवर के लिए कि वो उसको खा ही नहीं पाता है। साथ-साथ आपने देखा पुदीना भी नहीं खाता है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर आप उगाएँगे, इनकी गंध की वजह से जानवर उस पे नहीं आते हैं। दूसरा ये खुश्क शुष्क की खेतियाँ हैं, पुदीना को छोड़ कर के। मतलब जो है बिना पानी की खेती हो जाती है। बहुत ज़्यादा इसके लिए हल जोतने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात है कि ये सर्फ के रूप में होती है, तो इसके बीच में खरपतवार भी उतना पैदा नहीं होता है। जब खरपतवार पैदा नहीं होगा, तो आप फसल की सुरक्षा भी अपने आप हो जाएगी। जानवर उसकी तरफ आता नहीं है, इसलिए वो फसल बची रहेगी। तो इस तरह से जब आप खेती करेंगे, तो आपको जानवर से भी सुरक्षा मिलेगी और आपकी खेती भी जो है बहुत बढ़िया उन बंजर खेतों में हो जाएगी जिनमें आज आप सोचते थे कि आप कुछ नहीं पैदा कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि अभी जीरे का भाव शायद इस समय 7 या 800 रुपए केजी तो होलसेल में है। तो बाजार में इस समय 1100-1200 रुपए केजी का जो है भाव मिल रहा है। तो आप सोचिए ना उन बंजर खेत, हम ये कहते हैं कि आप लगा के आ जाइए, छोड़ के आ जाइए और 3 महीने से 4 महीने 3 महीने की फसलें हैं। 90 दिन 80-90 दिन की फसलें हैं। 3 महीने के बाद चा चले जाइए काटने के लिए। उसके बाद उसको छाँटिए, काटिए, जो भी सफाई करिए, उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। तो ये फसल के साथ-साथ आपकी जानवर से सुरक्षा हो गई। अब आती है बात पुदीना की। पुदीना एक ऐसी खेती है जिसको आप एक बार लगा देंगे तो बार-बार होगा। तो पुदीना के साथ-साथ साथ में आपको समस्या आएगी पानी की। हो सकता है किसी किसी जगह में पानी ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए एक विधि सबसे बढ़िया विधि है, मल्चिंग विधि बोलते हैं। आपको खेत खेत में हल नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं। खेत में अगर हल लगाने की वाली बात होगी, तो कितने खेतों में हल लगेगा? गाँव के गाँव खाली पड़े हुए हैं। हमें कहते हैं कि खेत के अंदर एक चीरा लगाइए आप, पूरा चीरा। आपने एक नाली सी खोदी, दूसरी नाली खोदी, तीसरी इसमें आपने क्या किया, इसमें पुदीने की जड़ें, सकर्स बोलते हैं उसको, जड़ें लाए और इसमें डुबा दी। आजकल भी डुबा सकते हैं। बस ये है कि वो सोई रहेंगी, पनपेंगी नहीं। और इनको जो है, इनमें एक बार पानी दे दीजिए और मिट्टी से उनको दबा दीजिए और फिर इसके ऊपर मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग काहे की होगी? आप अपने खेत के चारों तरफ से या जंगल से पत्ते ले आइए। ये कम से कम 4 से 5 चीज़ अगर आप मल्चिंग इसके ऊपर कर देंगे, तो ये पानी जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये उड़ेगा नहीं। ये वहीं उड़ता रहेगा, वहीं गिरता है, वहीं उड़ता रहेगा, ये मिट्टी हमेशा गीली रहेगी। इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही फरवरी-मार्च का सीज़न आएगा, जैसे ही पुदीने को टेम्परेचर मिलेगा, उसकी शकर्स को, वो अपने जो है उसके सूंठ निकल आएँगे।
उसके कल्ले निकलने लगेंगे और वो अपने आप उन पत्तों से, वो जो आपने मल्चिंग बिछाई है, उनसे बाहर निकल आएँगे और ये बहुत बढ़िया खेती होगी, इसको जानवर नहीं खाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि पुदीने के कितने ज़्यादा उपयोग हैं। बाज़ार में आप पुदीने की टैबलेट ले सकते हैं, बाज़ार में आप पुदीने का पाउडर ले सकते हैं, पुदीना कच्चा बिकता है, पुदीने की जो है पुदीन हरा मिलता है, पुदीने से जो है कब्ज़ की, पेट की, गैस की कई टैबलेट्स बनती है, इसके आप टोफ़ियाँ बना सकते हैं। तो ये सारा मेरा कहने का मतलब है कि हम फसल सुरक्षा के साथ-साथ अगर खेती की का बात भी बता रहे हैं, तो इसमें आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। यानी आपको अपना माल कच्चा नहीं बेचना है, इसको सुखा के बेच दीजिए। सुखा के रख दीजिए, तो लंबे समय तक ये चल भी जाएगा। तो इसके साथ इन फसलों के साथ-साथ एक और चीज़ आती है, वो है मिर्च। मिर्च की खेती भी अगर आप करते हैं, मिर्च तीखी हो तो बहुत बढ़िया है और अगर आसाम की एक मिर्च है, उसको बोलते हैं भूत जलोकिया। भूत जलोकिया जिसको घोस्ट चिली भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। अगर इसको आप उगाएँगे, तो इस या तो ए, इसकी खेती खेती करने के बाद आप इसको जो है चाहे कच्चा बेच दीजिए, चाहे इसको सुखा के बेचिए। ये मिनिमम इस समय मेरे ख्याल में 1500 या 1600 रुपए केजी का भाव है। अगर इसकी आप खेती करेंगे तो इसको तो जानवर बिल्कुल भी नहीं खा सकता है और मिर्च अगर तीखी होगी तो उसको बिल्कुल भी नहीं खाएगा। आपने अक्सर देखा होगा गाँव में जहाँ भी मिर्च की खेती हो रही है उनके उस खेत में जानवर जाता ही नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जानवर बिल्कुल ना आए, जानवर से मेरी सिरदर्दी जो है मेरे लिए सिरदर्द ना बने, तो इस तरह की खेती को आप पकड़िए। अब आती है एक और विधि, वो है कि क्या इसके अलावा भी कोई अतिरिक्त विधि है, जिसमें हम जानवर को जो है बाहर ही रोक सकते हैं, जानवर को आने से रोक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। ये मेरे एक मित्र हैं पिथौरागढ़ में, अ, महेश पाठक जी, उन्होंने मुझे बताया था और मुझे बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने इसको आज़माने के लिए कुछ लोगों को कहा तो उन्होंने किया और इसका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट रहा। अब आते हैं बात कि हम सामान्य रूप में कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है, कली चूना लेना है। चूना होता है, 2 तरह का चूना है, एक है बुझावा चूना, तो हमको बुझावा चूना नहीं लेना, हमको कली चूना लेना है। वो चूना जिसको हम जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो उबलने लगता है। उस चूने को लेना है, उस चूने की छोटी-छोटी मटर के बराबर, चने के बराबर या उससे छोटी गोलियाँ बना कर के एक रोटी पकाइए आप, रोटी पका के बाद उसको टुकड़े कीजिए, उसके अंदर उसको बाँध दीजिए और उस जगह छोड़ दीजिए जहाँ से जानवर आता है। विशेषकर सुअर है, बंदर है, तो क्यों, और अगर उसपे थोड़ा-सा मीठा कुछ बाहर से आप लगा देंगे, चीनी घोल कर के उसपे लगा दिया या कोई और चीज़ मीठी लगा दी, तो उससे क्या होगा कि जानवर को जैसे गंध आएगी वो खाएगा उसको। वो जब खाएगा तो उसको मुँह में जैसे ही पहला कौर चाबेगा और वो जो चूना उसके मुँह में फटेगा, तो वो फिर उबलेगा। उबलेगा तो उसके मुँह में फटेगा। आपने देखा ना जब पान खाते हैं कई बार, अब चूना ज़्यादा लग गया, तो मुँह फट जाता है। तो ये चूना तो वो चूना बुझा हुआ होता है जबकि पान वाला, उसके बावजूद भी उसका इतना इफ़ेक्ट होता है, तो ये बिना भुजा हुआ चूना है। अगर ये सीधे उसके मुँह में जाएगा, तो ये क्या करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा खाने के लिए। मतलब उसके मुँह में जो है जलन होगी। जब जलन होगी तो खा नहीं पाएगा, जब खा नहीं पाएगा तो परेशान होगा तो चला जाएगा। इससे क्या होगा कि मरेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मरेगा नहीं, लेकिन उसको कम से कम 1, 2, 3 घंटे तक उसको इरिटेट करेगा तो वो उस जगह फिर आने की कोशिश नहीं करेगा। जानवर समझ जाता है कि यहाँ खतरा है। यहाँ जो है मैं जब जाऊँगा तो मेरे को इस तरह की मिलेगी। उसको चाहे बंदर खाए, चाहे सूअर खाए, हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपके गाय-भैंस, बछिया उस जगह अगर जाती हों, तो उससे आपको रोकना होगा। हो सकता है कि कुछ पीस वहाँ छूट जाए और आपका जानवर खाए तो उसके साथ भी यही परेशानी होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सावधानी रखनी ज़रूरी है। इसलिए मैं बार-बार किसानों से कहता हूँ कि जहाँ अगर आप इस तरह की रोटी के टुकड़े, ब्रेड के टुकड़े छोड़ने जाते हैं, तो गिन के जाइए, गिन के फेंकिए और जब आपको लगे कि कितने खा लिए, शेष कितने बच गए, तो आप उनको वापस ले आइए उस समय के लिए, ताकि आपके जानवर उससे बचे रहें। दूसरा जो है, दूसरी बात आती है बाल, सिर के बाल। अब आप देखिए ना सिर के बाल कितने काम आ सकते हैं। सिर के बालों के और भी बहुत उपयोग हैं। सिर के बाल अगर आप लेंगे, तो आपको क्या करना, नाई के यहाँ जाना है। नहीं है तो हो सकता है अपने बाल हमने काट लिए, थोड़े-थोड़े काट सकते हैं, दाढ़ी के बाल हो सकते हैं, बाल के। ये बाल जो होता है, बाल की एक बड़ी खूबी है। बाल अगर किसी के मुँह में चला जाए, तो वो या तो तालू में चिपकेगा या जीभ में चिपकेगा। आप इस बात को, इसकी साइंस में आपको साइंस विज्ञान समझा रहा हूँ इस बात का, कि अगर एक रोटी के टुकड़े के अंदर आप चंद से छोटे से एक एक चुटकी भर बाल निकाल करके उसमें बाँध देंगे, तो वो रोटी जो भी जानवर खाएगा, वो चाहे बंदर हो, चाहे सूअर हो, चाहे खरगोश हो, चाहे नीलगाय हो, जब ये उसको चाबेगा तो ये सारे बाल उसके
जीभ पे भी चिपकेंगे और तालू पे भी चिपकेंगे। इससे क्या होगा, उसको परेशानी होगी खाने में। जब परेशान वो होगा, तो फिर खा नहीं पाएगा। अब वो उसी में उलझा रहेगा। जब उसको ये बार-बार परेशानी होगी, तो वो स्वाभाविक रूप से भाग जाएगा। अभी टेहरी में किसी सर्जन ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, उनको मैंने बताया था, वो कह रहे थे, "वाह साहब, मेरे यहाँ तो पहले दिन से ही दूसरे दिन, तीसरे दिन से सूअर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल नहीं।" मतलब वो कहते थे कि साहब मेरे यहाँ कम से कम जो है 60-70 सूअर आते हैं पर डे, और इतना नुकसान करते हैं कि पूछिए नहीं। मतलब मैं जो बोता हूँ सब खत्म हो जाता है। तो अगर ये विधियाँ आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि केवल बालों का उपयोग करके आप जो है इस उपयोग कर बालों के साथ-साथ एक और दूसरे भी काम भी कर सकते हैं। बाल आप उठा करके किसी मीठे पानी में डालिए, मीठा थोड़ा-सा हल्का गाढ़ा हो, और इनको उठा करके सुखा दीजिए। सुखाने के बाद इन बालों को आप फैला दीजिए। कहाँ? जहाँ-जहाँ से सूअर आते हैं, या आपके जो आपको लगता है कि बंदर-बिदर, वो जब इसको सूंघेगा तो नेचुरल मीठी ही गंध आएगी, वो उसको जैसे जीभ से उठाएगा, ये उसके ऊपर चिपक जाएँगे। ये विधि भी जो है एक कारगर विधि है, जिससे जानवर को इरिटेशन होती है, जिससे जानवर को खाने में परेशानी होती है। अब आती है एक और, अभी मैंने मिर्च का खेती का ज़िक्र किया था, अब मिर्च की कटे हुए पीसों की बात करते हैं। मिर्च को अगर आप काट दें, टुकड़े छोटे-छोटे टुकड़े कर दें, और इसको किसी रोटी, खाने की चीज़ के साथ मिला दें, लेकिन मिर्च तीखी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मिर्च बहुत तेज़ होनी चाहिए, तब जाकर के ये जो है जानवर पर असर करेगी, अन्यथा कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा, घोस्ट मिर्च, घोस्ट चिली, यानी भूत जोल किया जो है, आसाम की जो मिर्च है, अगर ऐसी मिर्च है जिसको हमारे यहाँ कश्मीरी मिर्च होती है, हमारे यहाँ कई, एक मिर्च काली होती है, एक मिर्च बहुत छोटी ठूँठ से होती है, बहुत तेज़ मिर्चें होती हैं। ये मिर्चें अगर उसके अंदर इस तरह से बाँधी जाए कि उसकी एकदम से गंध बाहर ना निकले, इसको बाँध करके उस स्थान पे छोड़ देंगे, जहाँ-जहाँ से जो है आपके जानवर आते हैं। तो ये भी जो है, जब उसको मुँह में बहुत तीखापन रहेगा, तो उसको परेशानी होगी, इरिटेशन होगा, प्यास लगेगी, उसके साँस लेने में उसको परेशानी होगी। इसकी विधि से अगर आप उसको जो है करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके जानवर को खाने का अवसर नहीं मिलेगा। ये विधियाँ मैंने आपको जो बताई हैं सारी, इनमें छोटे-छोटे उपाय हैं, और मेरे ख़्याल है किसी भी उसमें जो है क्या याला खर्चा माता ए, जी, आओ इवाल कुकुर आ रही है जल पीयूष काट से तो तुम्हारा घर है तब नहीं में ये बीच में अलग से कोई साउंड आ गई। बंद कर दिया सर, आप कंटिन्यू हाँ, करिए। तो मेरा ये कहना है कि मेरे पास जो विषय थे, मेरे पास जितना ज्ञान था, या जितना मैं इसको कलेक्ट कर पाया, जो मैंने प्रैक्टिकली किया, वो मैंने आपको इसलिए इस तरह से बता दिया कि इनमें एक केमिकल के रूप में जो आपके घर में जो है मिट्टी का तेल है, उससे ब्लीचिंग पाउडर है, उससे डीडीटी है, उससे गैमेक्सिन है, उससे इनके इस पे कपड़े के साथ मिला करके, या इसको छिड़क करके जो है, या मिट्टी के साथ इसको छिड़क करके आप जो है आसानी से बच सकते हैं। दूसरा, छाछ में अंडा मिला करके, या छाछ में लहसुन मिला करके अगर इसको आप सड़ाएँगे, तो इससे जो गंध निकलेगी, उस गंध की इरिटेशन की वजह से भी जानवर बिल्कुल नहीं आते हैं। तीसरी विधि हमने आपको कहा कि अगर आप नागफनी की खेती करेंगे, तो नागफनी की खेती में फसल तो बचेगी, हर हाल में बचेगी, और फसल उसके साथ-साथ आपको नागफनी से एक इनकम भी होगी, और गाँव जो है, आपका गाँव, आपके खेत, आपकी फसल जो है जानवरों से हमेशा सुरक्षित रहेगी। तीसरी बात आती है कि अगर आप जी, शुष्क वाली खेती, जिसको खुष्क खेती कहते हैं, खासकर जहाँ निचले इलाके, जो जिनमें घाटी वाले इलाके में, वहाँ बहुत ज़्यादा है। ऊपर वाले में हिस्से में हो जाता है। सौंफ जो है मैंने ऊपर होती हुई देखी है। तो जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है। ये 3 चीज़ों की खेती अगर आप करेंगे, तो इनमें ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है जीरा, अजवाइन पैदा होता है। अगर आप इसकी खेती स्वयं में करेंगे, तो इससे आपको जो है जानवरों से मुक्ति मिलेगी, और इनकम का रिसोर्स भी बनेगा। साथ-साथ हमने आपको बताया कि आप अगर चूने का प्रयोग करेंगे, तो चूना जो है बिना भुजा हुआ चूना, खली चूना जिसको कहते हैं, अगर उसको आप रोटी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ मिला करके रखें, हाँ, ध्यान रखिएगा कि चूने पे पानी नहीं लगना चाहिए। अगर आप रोटी बिल्कुल कचकची रोटी होगी, उसके अंदर डालेंगे, तो वो उस समय फर्मेंटेड होने लगेगा, उसके साथ में क्रिया करने लगेगा। इसलिए सूखी हुई रोटी हो, उसके अंदर जो है आप उसको डाल करके छोटा-सा जो है चुटकी भर उसको डाल देंगे। जैसे ही ये जानवर इसको खाएगा, उसके मुँह में जो है जलन होगी, उसके मुँह जगह-जगह
फट जाएगा, जिसको कहते हैं हमारे कि हमारा जो है मुंह फट गया वाला हिसाब है। तो पान में जो चूना पड़ता है वो बुझाऊ होता है, लेकिन अगर ये कली चूना होकर डालेंगे तो इससे जो है जानवर जो है इसको परेशानी होगी और वो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। अंत में हमने ये बात कही कि अगर आप इसमें बालों का उपयोग, कटे हुए बालों का उपयोग करेंगे तो ये बाल आपको जो है जो जानवर है वो उसको खाएगा, तो उसके तलवे और जीभ पे जब चिपकेगा तो उसको इरिटेशन होगी, उसको खाने में बहुत बड़ी परेशानी होगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आज जो बात मैंने आपको कही है, ये छोटी विधियां हैं, छोटे सरल विधियां हैं, इनमें बहुत कोई लागत भी नहीं है और इनमें कोई परेशानी भी नहीं है। अगर आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप में मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इससे आपकी फसल सुरक्षा हो जाएगी। इसमें किसी तरह आपको भगाने के लिए, मारने के लिए कोई संसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि देखिए, सरकार से लोग मांग करते हैं कि साहब हमको बाढ़ दे दो। बाढ़ से क्या होगा? बाढ़ से भाई, बंदर को आप बाढ़ से कैसे बचाएंगे? बाढ़ दे भी दी आपको, बारबेट वायर दे दी गई, आपने पोल लगाए, उतनी मेहनत से की, पैसा लगा आपका, सरकार ने आपको सब्सिडी भी, तब भी आपका पैसा लगा। तो जो है बाढ़ टूट जाएगी, इससे कोई सुरक्षा नहीं होगी। अभी जो है इलेक्ट्रिकल फेंसिंग की बात भी आती है, अदरवाइज मत लीजिए, हो सकता है इस सेशन में कुछ लोग बोले भी इस बात को। इलेक्ट्रिक फेंसिंग के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग में अगर कहीं से जो है कोई हरा पेड़ टकरा गया, उसका सारा करंट लीक हो जाता है। ये मैंने खुद करके देखा हुआ है, हमने अपने यहाँ लगवाने की कोशिश की थी। तो ये चीजें बहुत सक्सेस नहीं है, ठीक है, अच्छी हैं, और इनमें करंट, बहुत बड़ा करंट, 10,000 वोल्ट तक का करंट लगता है, हाथी तक भी इसमें नहीं आ सकता। लेकिन ये बहुत खर्चीला साधन है। और हम पहाड़ के गांव की बात करें तो केवल एक खेत तक सीमित कर देना इसको ठीक नहीं है। अगर पूरे गांव की बात करें तो पूरा गांव सुरक्षित होना चाहिए। तो असली मैंने आपको जो है नेचुरल तरीका, रासायनिक तरीका और साथ साथ कमाई का तरीका आपको बताने की कोशिश की है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सहमत हो ना हो, लेकिन इसको प्रयोगात्मक रूप से काम करके देखिए, तो आप निश्चित रूप में सफल होंगे। और मैं चाहता हूं कि पहाड़ के अंदर जो पलायन हुआ है, ये जो खेती हमारी खत्म हो रही है, या कल को अगर खेती जो है कैसे न हो जाए, इसको बचाने की कोशिश के लिए हमने ये कोशिशें की है। रिसर्च जारी है, आगे भी अगर कोई और विषय इसमें मिलेगा या और कोई चीजें मिलेंगी, हम इसको फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल होंगे तो हम जो है हेमंत नेगी जी जैसा बताएंगे, उसमें हम आगे जो है बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत उम्दा जानकारियां आपने दी हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज जो देखने को मिली है कि हम लोग बिना जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाए, मतलब उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, जो भी विधियां आपने बताई हैं, क्योंकि पर्यावरण और हमारे जो भी हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो भी ना बिगड़े। तो हम आपके जो भी आपने विधियां बताई उन पे हम सवाल लेंगे, परंतु उससे पहले हमारे साथ कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, कुछ प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली इन चीजों को फील्ड में किया है। तो मैं सबसे पहले खष्टी कोरंगा जी जो कपकोट बागेश्वर से हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अब बताएं कि उन्होंने जंगली जानवरों की उपायों के लिए, जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा के उपायों के लिए क्या क्या अपने क्षेत्र में अपनाया है। तो खष्टी कोरंगा जी अगर आप हैं तो प्लीज आप अपनी बात रख सकते हैं, मैडम। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार और मैडम। मीटिंग है सभी को मेरा प्रणाम है। और आपने कहा कि मुझे अपना अनुभव बताने के लिए, बट मैंने आज यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। जो अभी ब्रिजभूषण सिंह जी ने जो बताया, उनका अनुभव जो था वो बहुत ही अच्छा था। और हम लोग उसको पूरी तरीके से कोशिश करेंगे अपने फील्ड पे। वो हमें मतलब कितना और फायदा करता है, तो उसके बाद भी हम आगे लोगों को बताएंगे। बस मेरा एक छोटा सा अनुभव है। हेलो। जी मैडम, बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। जी जी, एक्चुअली मैं ट्रेवलर में हूँ ना, तो हाँ जी, हाँ थोड़ा जी, हाँ सा। जी। तो जो हमारा एक अनुभव है छोटा सा, हमने एक गांव से शुरू किया था उसको। उसमें एक्चुअली में पहले जो किसान थे उन्होंने पूरा खेती को बिल्कुल बंजर छोड़ दिया था। उनका कहना यही था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदरों का और सुअरों का, भालू वगैरह इनका बहुत ज्यादा आतंक है, तो हम यहाँ पे खेती नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके एक संस्था के माध्यम से काम करना शुरू किया। तो वहाँ पे हमने जो देखा, हमने सोचा उसके ऊपर बहुत ज्यादा कि कैसे हम यहाँ पे खेती करें, क्योंकि वो जो जमीन थी वो बहुत अच्छी जमीन थी। और उसके एक साइड में तो लोगों का घर था, बाकी चारों तीनों तरफ जो था वो पूरा जंगल था। तो हमने पूरा प्रयास किया, उस पे काफी रिसर्च किया कि हम कैसे इसको हम अच्छे तरीके से इस खेती को हम उत्पादन करें इसमें।
तो जो उसके बाद हमने सबसे पहले तो जो हमारे महिला संगठन है या वहाँ पे जो पुरुष किसान भी थे, तो जी, सबसे जी। पहले हमें लगा कि क्यों ना हम इनको संगठित करें और संगठित करने के बाद ही हम इसका कुछ ना कुछ हल निकाल पाएँगे। तो जब उनको संगठित किया, उसके बाद आपस में चर्चाएँ खूब होने लगी कि कैसे हम करें। तो धीरे-धीरे हम लोगों ने क्या किया कि जो उसमें महिलाएँ जो थी वो सबसे पहले आगे आए। तो उन्होंने कहा कि हम मतलब हर प्रयास करने के लिए तैयार हैं। बस हमें इससे जंगली जो जानवर हैं हमारे, इससे हमको कहीं से भी इनसे हमें निजात पाना है। तो जो उसके बाद जो वहाँ पे महिलाओं ने कहा कि दिन में जो है हमारे बहुत ज़्यादा काम होता है, तो दिन में जो है हम कोशिश करेंगे कि पुरुष किसान जो हमारे हैं वो दिन में उसकी चौकीदारी करें, चारों तरफ से अपना ड्यूटी लगाएँ और रात वाले में जो है हम महिलाएँ लगी रहेंगे। तो रात में उन्होंने क्या किया कि खेतों के चारों तरफ से आग जलाना शुरू कर दिया और जो पुतला वगैरह बनाते हैं आदमियों का जैसा कपड़े-वपड़े पहना के वो भी उन्होंने शुरू कर दिए। तो जी, जी, जी। उससे जो रात के जानवर थे वो धीरे-धीरे कम हुए काफ़ी। और जो दिन वाले बंदर थे वो तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा आतंक था। उन्होंने पूरी खेती करना शुरू कर दिया और कहा कि हम हर घर से हर सदस्य का हर दिन पे हम कहीं न कहीं पे उनकी ड्यूटी के तौर पे हम उसको खेती को अपना बचाएँगे। तो दिन में सारे लोग जाते थे। उसमें पहले 8-10 दिन तो वो ग्रुप के माध्यम से गए। धीरे-धीरे तो जब थोड़ा-सा कम होने लगे तो उसके बाद उन्होंने 2-2 करके किया फिर 1-2 हफ्ते उन्होंने 2-2 लोगों की ड्यूटी वहाँ पे लगाई। इसके बाद उन्होंने खुद एक-एक आदमी करके ड्यूटी लगाई, जो अभी तक वो लोग कर रहे हैं। अभी जी, जी। भी अगर देखते हैं तो लगभग हमें 80 से 90% जो है उनसे फ़ायदा मिला हुआ है। जो 10% बाय द वे कभी आ जाता है कहीं से भी, तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे माना जाए आज मेरी ड्यूटी है, अगर मेरी अनुपस्थिति में वहाँ पे मेरी उपस्थिति में वहाँ पे बाय द वे कोई भी जानवर आ जाता है और किसी का नुकसान अगर हो गया, तो वहाँ पे उसकी भरपाई मुझे करनी होती है। तो इस वजह जी, से जी। मैं पूरे तरीके से अपना ध्यान दूँगी कि मुझे कोई भरपाई ना करना पड़े। तो इससे वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट किसानों को मिला और आज किसान कम से कम वो बंजर खेती जो उन्होंने कर दी थी, उसमें बहुत कम से कम अगर हम माने तो 25 से 30 हज़ार वो हर चौथे महीने में अपने सब्जी से इनकम ले रहा है। अरे तो वाह! ये छोटा बहुत ही सुंदर। जी, तो यही था सर थोड़ा-सा मेरा अनुभव, जी, बाकी अब बहुत इसी बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपने अनुभव, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं और जैसे मुझे संज्ञान में है, आप कम से कम 1500 से 2000 महिलाओं के साथ आप लोग काम कर रहे हैं कपकोट बागेश्वर जी, में, और जी, आपने जी, वहाँ पे एक सहकारिता भी बनाई है। और कहीं न कहीं अगर हम जंगली जानवर की बात करें तो सामूहिक जो हमारे प्रयास हैं, उन पे ये जो आपने बताया है, इसको हमारे गढ़वाल क्षेत्र में बंदरवाला बोलते हैं। जी, हमारे जी, गढ़वाल में इसको कुमाऊँ में पता नहीं क्या बोलते हैं, पर गढ़वाल में ये पुरानी प्रथा थी। हमारे जी, दादा परदादाओं के टाइम पे हर गाँव में एक बंदराला रखा जाता था। जी, मतलब जी, उसमें हर परिवार, जैसे आपने बताया कि एक परिवार की ड्यूटी लगती थी, तो ऐसा ही होता था कि भाई एक आदमी की ड्यूटी लगी है, उसी ने पूरे गाँव के बंदर, अगर गाँव में बंदर आ रहे हैं, तो पूरे गाँव के जी, बंदर दिन में भगाने हैं। और रात के लिए जो आपने उपाय बताए वो तो बेस्ट हैं, क्योंकि देखिए जब हमारी फसल हमें, या आपने बताया 30 से 40 हज़ार वो 2-3 महीने में कमा लेते हैं। तो जब हमें जी, 30 से 40 हज़ार रुपए 3 से 4 महीने में मिल रहे हैं, तो हमें उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने पहाड़ों में, आपने ये बहुत ही क्लासिकल एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया है कि भाई रात में अपने खेतों में आग जला के बैठना पड़ेगा, क्योंकि उससे पैसा मिल रहा है। वो हमारा जी, पार्ट टाइम नहीं है, वो हमारा फुल टाइम बिज़नेस है, तभी जाके हम लोग उससे चीज़ें कर सकते हैं। और सामूहिक तरीके तो बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे हम लोग अमूमन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, जैसे हमारे खेतों में अगर चूहे लग जाते हैं, तो चूहे का अगर हम एक किसान उसको नियंत्रण करने की कोशिश करें तो हो ही नहीं सकता है। चूहे का हमेशा ही सामूहिक नियंत्रण किया जाता है, जब सारे किसान अपने-अपने जो खेतों में, जो बिलों में, जो आटे में गूँथ के उसकी दवाइयाँ रखते हैं, तो वो रखेंगे, नहीं तो चूहे क्या है दूसरे खेत में भाग जाएगा। तो जी, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, सामूहिक तरीके से ही हम लोग इनको कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी कोई किसान है, कोई वैज्ञानिक है, कोई एक्सपर्ट है, जो जिनके पास इस तरह के उपाय हैं, क्योंकि ये कलेक्शन होना ज़रूरी है। जैसे अभी रावत सर ने बताया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगर इसको प्रैक्टिकली किया जाए तो कहीं न कहीं हमें इससे निजात मिलेगा। तो आप लोगों में से किसी और को अपनी बात रखनी है तो रख सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। जी, मैं अपना एक अनुभव रखना चाहता हूँ जी। जी, अन्ना जी। जी, जी, जी। जी, मैं सुंदर सिंह अन्ना पिथौरागढ़ जिले बिल्कुल से। सर, बिल्कुल आप शुगरकेन फार्मर हैं। जी, जी, जी।
जी जी महोदय, ऐसा है कि मैं पिछले 3 साल से गन्ने की खेती कर रहा था। हमने 6 किस्म के गन्ने का यहाँ पर प्रयोगात्मक रूप से उत्पादन किया, जिसमें से कुछ प्रजातियां ऐसी थी जिनको सुअर खा रहा था या गन्ना खा ये बंदर खा रहे थे। बिल्कुल। अंततः हमने 12226 प्रजाति, जो कि पंतनगर में डॉक्टर जिन्ना ने जो है इसका संवर्धन किया है, उस प्रजाति को हम यहाँ पर अपनाया है हमने। और साथ में 0239 प्रजाति को भी हमने अपनाया है। जी इस जी जी वर्ष हमने 096 PB96 प्रजाति को हमने इस बार अप्रैल में रोपित किया था। तो जी हमने बाकी गन्ने की तरह उसको भी हमने सितंबर माह में हमने पहली छिलाई उसकी करी, जिसमें हम सूखे पत्ते हटाते हैं। तो जी पहले जैसे सूखे पत्ते हमने हटाया, तो हटाने के दूसरे दिन ही जो है सुअर खेत में आया और 5-7 गन्ने को नीचे जड़ से उसको, क्योंकि कोमल मिला, तो काट के वो गिरा गया। तो हमको पहले तो समझ में नहीं आया कि किसने किया। तो फिर दूसरे तीसरे दिन उसने दोहराया और हमारे को लगभग 20% नुकसान कर गया। तो फिर मेरे एक मित्र थे गढ़वाल के, मैंने उनसे अपनी समस्या साझा की, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर उपाय बताया, जो मैं आप सभी किसानों के साथ में साझा करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मित्रों, एक कपूर की गोली मिलती है जो हमारे कपड़ों में हम रखा करते हैं, नेफ्थलिन उसका एक्चुअल नाम है, नेफ्थलिन टेबलेट्स। तो 20 रुपए की पुड़िया मिलती है, जिसमें 10 गोलियां होती हैं। और साथ में एक हींग जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, एक 80 रुपए की छोटी सी शीशी मिलती है हींग की। तो कुल मिलाकर के ये 100 रुपए का सामान है, जिसमें से कि हींग जो है हम 5 बार प्रयोग कर पाते हैं। नेफ्थलीन की 10 टेबलेट के लिए, यानी कि 50 टेबलेट के लिए एक डिब्बी हींग काफी है। तो हम क्या करते हैं कि अपने घर में से कुछ पुराने कपड़े के टुकड़े जो है चिंदियां फाड़ लेते हैं, और एक एक गोली नेफ्थलीन टेबलेट और साथ में एक चुटकी मात्र हींग रखते हैं और गांठ बना देते हैं उसकी। और हम अपने खेत के चारों तरफ, खेत से थोड़ा बाहर करें तो और बेहतर है, अगर खेत के बिल्कुल बाड़ पर भी कर रहे हैं तो काफी है। लगभग 15 से 20 मीटर पर एक वो पोटली जो हमने बनाई है उसको बांध दें। तो 15 से 20 मीटर में ऐसे 10 नेफ्थलीन टेबलेट की जो आपने पोटलियां बनाई हैं, इनको अगर आप बांधते हैं 15 से 20 मीटर में, तो लगभग 6 नाली जमीन को हम घेर सकते हैं इससे। तो 6 नाली जमीन में जब हम ये पोटलियां बांध देते हैं, 10 पोटलियां, तो ये अगले 2 महीने तक उसमें सुअर और सॉल, जो सॉल होता है ये सेही, इसको बिल्कुल निषेधात्मक रूप से बिल्कुल ही बंद कर देता है जी, ये नहीं आता है। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है, मेरे एक मित्र ने मुझे बताया था जी, तो ये मैं साझा करना था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि एक कहावत भी है कि किसान से बढ़ के कोई वैज्ञानिक नहीं होता है, यह आपने आज सिद्ध भी किया है। कहीं ना कहीं इस तरह के जो उपाय हैं, ये डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि पत्रिका के माध्यम से आपका जो ये पूरा प्रयास है, इसको अच्छे से एक लेख में सभी तक प्रसारित करें। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ही सुंदर बात रखी है सर, और सोल और जो आपने सुअर बोला है उसके उपचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार नेगी जी। आपने मौका दिया मुझे, धन्यवाद। यहीं पर एक और थोड़ा सा उपाय मैं एक बताना चाहूंगा। जी आप जी 10 से 12 लीटर पानी लीजिए एक बाल्टी में, जिसमें 150 से 200 ग्राम वॉशिंग पाउडर को घोल दीजिए। जी 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 उसमें 6 अंडे फोड़ लीजिए। अब इस घोल को हिला करके और एक कोने में रख दीजिए। 5-6 दिन इसको सड़ने दीजिए। और बिल्कुल। इसको फिर बाद में अपने खेत की चारों तरफ बाउंड्री में, नॉर्मली जैसे हम धूल बिठाने के लिए मिट्टी पानी फेंकते हैं मिट्टी के ऊपर, इस प्रकार से अपने खेत के चारों तरफ छिड़क दीजिए। लेकिन ये उपाय हमको लगभग 15 से 20 दिन में फिर दोहराना पड़ता है जी। बहुत बहुत ये धन्यवाद सर, सुंदर, बहुत सुंदर। अगर बंदरों के लिए किसी के पास अच्छा उपाय हो तो कृपया बताएं। मैं थोड़ा देर में जुड़ पाया हूं, पहले जो वक्ता महोदय थे उन्होंने क्या क्या उपाय बताए मैं सुन नहीं पाया। अगर बंदरों के लिए कोई अच्छा उपाय बताया हो तो कृपया साझा करें। बिल्कुल सर, नमस्कार बिल्कुल। सर। नमस्कार नेगी जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा नमस्कार चल रहा है। पांडे सर, नमस्कार जी, बोलिए सर। जी, सुंदर सिंह अन्ना एक इंटीग्रेटेड फार्मर है। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट अलग अलग चीजों में करते रहते हैं।
बिल्कुल और सर, बिल्कुल बड़े बिल्कुल। दूरस्थ क्षेत्र में इनका गांव बहुत नीचे है, मतलब रोड से भी काफी नीचे है। और जी जी ये वहाँ के किसानों के प्रेरणा स्रोत, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और बिल्कुल। दूसरा जो आपने उपाय बताए थे, ये जो अभी जो लेक्चर महोदय ने जो अभी लेक्चर दिया था, उसमें भी काफी इंटरेस्टेड पॉइंट हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे वहां जब तक चकबंदी लागू नहीं होगी, चकबंदी जब लागू हो जाएगी तो इंडिविजुअल फिर क्या करेगा ना, 30-40 हजार रुपये खर्च करके सोलर फेंसिंग वगैरह भी लगा सकता है। क्योंकि अभी मैंने देखा 2 जगह, एक डीएन उप्रेती जी है विनायक में, उन्होंने लगाई है। एक मल जी साहब है ये कृष्ण बहादुर मल पिथौरागढ़ में, उन्होंने लगाई। वो बहुत परेशान थे, बंदर मतलब भगा देते थे लोगों को, काम करने वालों को। तो उन्होंने सोलर फेंसिंग लगाई। तो उसके अब लेकिन सोलर फेंसिंग का रूल ये है कि उसके आसपास पेड़ नहीं होने चाहिए बिल्कुल। अगर बिल्कुल। आपके फल के पेड़ है तो फिर बंदर उसको क्रॉस कर जाता है। लेकिन जो जैविक उपाय बताए हैं, ये जैविक उपाय काफी अच्छे हैं। इसमें जो ये बताया था बालों वाला, ये बिल्कुल सही किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। बालों को आप आटे में भून दीजिए, और आटे में, और उसको घी में लगा के उसके अंदर बाल डाल दीजिए, तो फिर वो लाइन छोड़ देता है सुबह। जी 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 कई चीजें उपयोगी हैं। अब इसको हम आगे को इम्प्लीमेंट करेंगे, और आप, मेरे को आशा है कि आप इसका जो रील बनाते हैं वो डाल देंगे, ताकि हम अपने ग्रुपों में डाल दें। धन्यवाद बहुत बहुत इसके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी करेंगे, और हमारा ये वीडियो हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल में रहेगा, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपनी बात रखने के लिए। अभी कोई और है तो बात रख सकते हैं, नहीं तो हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। किसी के प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ बेसिकली पिथौरागढ़ से ही जो थल वाला जो एरिया है, डिगोटी करके एक गांव है, वहाँ पे महेंद्र कार्की जी जुड़ने वाले थे, परंतु वो नहीं जुड़ पाए। उनके यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली उनके साथ 3 साल मैंने काम भी किया है, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने 3 साल उनके साथ रहा हूँ, और उन्होंने प्रैक्टिकली क्या बंदरों को भगाने के लिए क्या उपाय किए थे, तो मैं अपनी बात रखूंगा उसमें। उन्होंने 2 भोटिया कुत्ते पाले हुए हैं, मतलब बड़े वाले जो अच्छी ब्रीड के भोटिया डॉग होते हैं। और आप कभी जाएंगे तो डिगोटी गांव थल से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उनको बहुत सारे जिला स्तर पर अच्छे पुरस्कार भी मिले हैं, और उनके गांव तो बिल्कुल जंगल में है। तो कहीं ना कहीं जंगल में होने की वजह से सारे जंगली जानवर आएंगे ही आएंगे, और बंदर तो क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, तो बंदर उन्हीं पेड़ पौधों पे बैठे रहते हैं। पर उनके जो 2 भोटिया डॉग हैं, वो बंदरों को भटकने नहीं देते हैं खेतों में। वो जैसे ही वो आते हैं तो तुरंत के तुरंत वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। परंतु वो बिल्कुल अच्छी वैरायटी, मतलब जो हमारी जो ब्रीड है, भोटिया ब्रीड, उसके होने चाहिए। तो वो भी एक कारगर है। और ये आपने देखा होगा, जो हमारे पुराने जमाने में जो बंदराला होते थे, उनके पास हमेशा एक डॉग होता था बंदरों को भगाने के लिए। तो बंदराला तो ठीक है, अपनी आवाज उवाज मार के भगा देता था, परंतु कुत्ता जब भागता था तो वो बंदर को सीधा गांव की बाउंड्री से बाहर छोड़ के आता था। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है गांव में बचपन में। तो अभी किसी के प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं हमारे बृजभूषण सिंह रावत जी से। तो किसी के प्रश्न हैं तो पूछिएगा प्लीज। किसी भी तरह से, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे हम लोग जंगली जानवरों से, जो भी अभी सेशन हुआ है। मैं थोड़ा सा नेगी जी एक बात करूं। जी 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 कुछ लोगों के भी इसमें सवाल आ रहे थे कि साहब मैं देर से जुड़ा, तो मैं एक बात दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेरे ख्याल में बिल्कुल सर। ज्यादा उचित रहेगा। जी जी मैं जी आप सभी लोगों को ये बता दूं कि मैंने जो अभी सेशन में जो है लगभग पौन घंटा में बोला, उसमें यह है कि मेरा ये कहना है कि आप सस्ती, सरल और ऐसी विधि जिससे या तो जानवर ना मरे और जी वायलेशन ऑफ लॉ ना हो, और क्योंकि पर्यावरण और इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखना है, ये सरकारी नियम है, इसी वजह से जो है वो सुअर को मारने, बंदरों को मारने से मना करते हैं। मेरा ये बिल्कुल। कहना है कि अगर आपको जंगली जानवरों से बचना है, तो पहली केमिकल विधियां मैंने बताई हैं कि मिट्टी का तेल, अगर आप सक्षम है तो मिट्टी का तेल अगर आप पूरे गांव की बाउंड्री के चारों तरफ छिड़के तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सारे खेत अपने आप बच जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर आपको केवल अपने खेत बचाने, तो आप अपने खेत के चारों तरफ छिड़क दीजिए। तो क्या होता है कि अभी जैसे जो भाई साहब ने बताया हींग और नेपथलीन वाला, ये वही बात है जो मैंने कहा ना, इरिटेशन होता है जो जानवरों को, कि तेज गंध को वो सह नहीं पाता, नाक को बंद नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जानवर हमेशा जो है खेत से दूर रहते हैं, बल्कि बहुत दूर रहते हैं। ये समझिए अगर आपने यहाँ छिड़क दिया तो कम से कम 200 फीट पीछे से उसको गंध पता लग जाएगी, वो वहीं से नहीं आएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात हमने कहा कि केरोसिन को जब भी छिड़के आप, या तो आप उसमें कपड़े डाल दें, कपड़े के टुकड़े,
और उनको तरह नहीं करना है, केवल उनमें गीलापन आ जाए। बस इन कपड़ों को आप क्या क्या 2-2, 3-3, 5-5 फीट की दूरी पर टुकड़े टुकड़े फेंकते रहे, तो इसकी गंध कंटिन्यू चलती रहेगी और लगभग लगभग महीना भर तक रहेगी। तो ये बहुत बढ़िया उपाय है इस बात का कि इससे न तो बंदर बंदर भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। बंदर हालांकि जो है जंप करता है, लेकिन जब उसको गंध लगती है तो स्वाभाविक उस पर नहीं आएगा, और सुअर तो वैसे भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप डीजल लगा देंगे, ध्यान रखिएगा, डीजल के प्रति सुअर बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, बल्कि उसको खाता भी है। तो इसलिए डीजल नहीं उपयोग करना है, केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करना है, उसके जो पेट्रोल भी नहीं करना है। दूसरी बात आती है कि इसको आप मिट्टी के साथ मिला करके, या रेत, बारीक रेत है उसके साथ मिला दीजिए, हल्की गीली करनी है। जैसे ऐसे रखना है कि जैसे हम आटे में पानी डालते हैं तो आटा ऐसा लगे कि सूखा भी है, लेकिन उसको बढ़ दे तो वो बंद भी जाए। तो इस तरह का रखेंगे तो इसको छिड़क दीजिए, ये बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर लेगा। दूसरी बात हमने कही कि फिनाइल आप ले सकते हैं। अभी भाई साहब ने कहा नेफ्थलीन, फिनाइल उसी नेफ्थलीन से बनता है बेसिकली। नेफ्थलीन है, उन्होंने हींग का प्रयोग साथ में बताते हैं, तो ये बहुत बढ़िया उपाय है। इसको अगर आप जो है पोटले में बांध बांध करके, उन्होंने कहा कि हमने 20-20 मीटर की दूरी पर रखे, तो बहुत है। हम कह रहे 20 फीट पे भी रखेंगे तब भी आपकी आपकी सुरक्षा हो जाएगी। साथ में हमने कहा छाछ बहुत मिल जाती है गाँव में, जहाँ दूध है हर जगह गाँव में। छाछ को आप जो है, छाछ में अगर आप अंडा डाल देंगे, एक कच्चा अंडा 1 लीटर में एक कहा हमने, 10 लीटर में 2 डाल दीजिए, बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। इसको सड़ाना पड़ेगा आपको। सड़ाने के बाद आप ये देखेंगे कि आप स्वयं इसकी बदबू नहीं सह सकते। जब आदमी नहीं सह सकता तो जानवर बिल्कुल भी नहीं सह सकता है। इसको अगर आप जो है खेत की या गांव की बाउंड्री के चारों तरफ छिड़क देंगे, तो किसी भी सूरत में जानवर 100-200 फीट से इधर तो आ ही नहीं सकता है। और जानवर का आपको रास्ता कंटिन्यू, अगर आपने 1 महीने 2 महीने रोक दिया, उसके बाद जानवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये जो है वैसी विधि है। तीसरी विधि है, इसी में अगर आप छाछ में अगर आपको अंडा नहीं डालना चाहते हैं, तो आप लहसुन कूट के डाल सकते हैं। लहसुन बहुत तीखी गंध छोड़ती है। लहसुन बेसिकली सड़ती नहीं है, लेकिन छाछ के साथ क्रिया करके वो सड़ जाती है, तो उसकी इतनी तीखी गंध होती है कि उसको भी आप सह नहीं सकती हैं। उसके बाद आती है जैविक विधि। हमने कहा कि अगर आप नेचुरोपैथी पे काम करिए, हमने कहा कि अगर आप वास्तव में गांव में रह रहे हैं और खेती ही करना चाहते हैं, तो आप गांव के देखिए, खेत के चारों तरफ लगाएंगे तो बहुत सीमित बात हो जाएगी। आपका खेत तो बच जाएगा, लेकिन और खेत रह जाएंगे। हमें कह रहे हैं कि सामूहिक रूप से कीजिए। नागफनी आपको जो है नदियों के किनारे, गदरियों के किनारे बहुत मिल जाएगी। और वो नागफनी लीजिए जिसमें फल लगते हो। सब लगते फल सब में, लेकिन किसी में फल बहुत छोटा लगता है, उस फल के अंदर कुछ निकलता नहीं है। फल बड़ा होगा तो उस फल के कॉमर्शियल बेनिफिट भी हैं। तो नागफनी अगर लगाएंगे तो एक नागफनी एक तो साल भर में आपका जो है करीबन 3-4 फीट का खड़ा हो जाता है, पहली बात। अगर साथ में वो चारों तरफ फैलता है, ऐसा नहीं है अब आपको उसको फैलाने की जरूरत, एक बार लग गया तो अपने आप अपने को बांधता है चारों तरफ से। तो उससे क्या होता है कि उसमें कांटे होते हैं, तो इसको जो है उससे ना तो सुअर पास कर सकता और ना ही उससे जो है बाद में जो है बंदर पार कर सकता है। साथ साथ हमने उसका कॉमर्शियल उपयोग बताया कि उसका जो फल होगा, उसके फल से आप जो है जैम जैम जूस बना सकते हैं। मेक्सिको में इसका सारा काम हो रहा है, यहाँ तक कि इसके पत्तों से वीगन लेदर, जिसको बोलते हैं, जो ओरिजिनल नहीं है, लेदर बन रहा है, उसके जूते बन रहे हैं, जैकेट्स बन रही है, बहुत सी चीज उसकी बन रही है। इस पे हम कभी फिर चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अगर आप नागफनी की खेती करेंगे तो इससे दो चीजें, 3 चीजों का फायदा आपको होगा। और मैं ये चाहता हूं कि लोग इसके प्रोडक्ट को, माना उससे फल निकला तो आपको कच्चा नहीं बेचना उसको। मेरा ये कहना है कि आप उसी को जो है कुटीर उद्योग घर में लगाइए, बिना मशीनों का उद्योग है, आप उससे प्रोसेस करिए और उसको बेचिए आगे। तीसरी बात आती है, इससे आगे आपको क्या करना है कि आप खेती कर सकते हैं। खेती काहे की, ऐसी खेती कीजिए जिसको जानवर न खाता हो, एक जिसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं हो, तीसरी जिसको देखभाल की जरूरत न हो। तो इन खेतियों में सबसे बड़ी खेती तो है आपकी एलोवेरा, घृत कुमारी, जिसको हम पतवार बोलते हैं। आजकल एलोवेरा का बहुत चलन है। तो एलोवेरा अगर आप लगाएंगे तो इसको आप जूस बना सकते हैं, इसकी जेली बना सकते हैं, इसकी क्रीम बना सकते हैं, इसका सोप बना सकते हैं। इन सबको अगर आप उपयोग करेंगे तो इसमें इसको जानवर वैसे ही नहीं खाता है। साथ साथ में अगर आप जीरा, अजवाइन और सौंफ की खेती करेंगे, तो तीनों चीजें जो है बहुत हाई सेंटेड होती हैं। इन सेंटेड चीजों को कोई जानवर इसलिए नहीं खाता है क्योंकि उसके अगर मुंह में वो चला गया तो उसके नाक में बैठता है। अब हम तो नाक बंद कर लेंगे, मुंह धो लेंगे, वो कुल्ला करना तो जानता नहीं है, इसलिए उसको इरिटेट करती है, इसलिए उनको नहीं खाता है। और दूसरी है सब शुष्क की खेतियां हैं, इससे आपको इनकम होगी। इसके साथ साथ आप जो है पुदीना लगा सकते हैं। अनानास की बात, एक चीज भूल गया, अनानास। अनानास देखिए आपने जो है नॉर्थ ईस्ट में बहुत अनानास होता है, हमारे पहाड़ में खेत बहुत खाली हैं, इनमें अगर अनानास आप लगाएंगे, अनानास के लिए पौध की बहुत बढ़िया तरीका, बाजार में जब अनानास आता है, जो अनानास को काट के बेचते हैं, वो ऊपर का टॉप काट देते हैं उसका, जब टॉप काटते हैं उसमें थोड़े से जो है पत्ते लगे होते हैं। इसको आप ले आइए, नीचे का भाग निकाल करके, और जो है ठीक मार्च
अप्रैल में अगर आप इसको आप जो है मिट्टी में लगा गया, पानी उसको मिल गया, ये अपने जड़ पकड़ लेगा, ये आपकी खेती का काम करेगा, तो आपको बीज लाने की जरूरत नहीं है। अनानास क्या है कि क्योंकि इसके चारों तरफ इसमें कांटे होते हैं, इसमें मुंह वैसे ही नहीं मार सकता। दूसरा, अनानास का फल बहुत हार्ड होता है, जिसको चाहे सुअर हो चाहे वो बंदर हो, वो खा ही नहीं सकता। तो इनकी खेती अगर आप करेंगे तो इससे आपको दो फायदे होंगे, जानवर से बचाव भी है और खेती का बचाव भी है। इसके साथ हमने कहा चूने का प्रयोग। आप रोटी के अंदर बिना भुजा हुआ चूना, कली चूना जिसको कहते हैं, उसकी अगर छोटी बारीक पिसा हुआ हो चाहे वो साबुत हो, उतना सा टुकड़ा डाल दें और रोटी को बांध दें, और उस स्थान पे चाहे जहां जहां से वो आते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसको गिनती के रूप में डालिए और गिनती के रूप में वापस लाइए। इससे क्या होता है कि आपके जानवर ना खाएं उसको, क्योंकि आप स्वाभाविक आपके जानवरों का भी नुकसान हो सकता है। तो अगर जब चूना जैसे ही कोई जानवर खाएगा, वो हम खाएं, हमारा मुंह फट जाएगा, वो खाएगा उसको मुंह फटेगा, तो उसके साथ वो फिर दोबारा उधर आने का नहीं है। साथ में हमने कहा बाल, कटे हुए जो बाल होते हैं नाई के यहाँ फ्री में मिल जाएंगे। आप बाल ले आए, इतने से एक मुट्ठी बाल अगर ले आए, ये तो हजारों बंदरों को जो है आने ही नहीं देगा। तो बाल अगर रोटी के अंदर आप डाल देंगे, या आप आटा आटा गूंदिए उसमें डाल दीजिए, वो उसको खाएगा, उसके तलवे पर जीभ पे जो बाल चिपकेंगे, उसकी वजह से उसको परेशानी होगी और वो फिर खाने नहीं पाएगा, और उसके बाद वो वापस चला जाएगा। इतनी चीजों में अगर आप काम करेंगे तो इससे आपको जो है किसी भी सूरत में जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है। जानवर आपकी एरिया में रहेंगे ही नहीं। अब अगर आपके कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अभी कुछ लोगों ने अपने हाथ खड़े किए हैं, तो मैं एक एक करके नाम बोलूंगा, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रश्न। शंकर पांडे जी, आपने हाथ खड़ा किया है। आप हाँ हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सीधा खेती नहीं कर रहा हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मेरी चिंता है इस बात की गांव के, अपने गांव से, क्योंकि लोग जो हैं खेती छोड़ छोड़ कर चले गए हैं, बहुत थोड़े लोग बचे हैं, और जब उनसे बात करते हैं तो मुख्यतः जानवरों की वजह से खेती नहीं कर पा रहे हैं, यही वो लोग बात बताते हैं। तो हमारे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कई बार मीटिंग्स वगैरह होती है, क्या है तो ये, लेकिन जो आज की जो मीटिंग है और ब्रिजभूषण सिंह जी ने जो बातें बताई, ये बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही सरल तरीके बताए, बहुत ही जो जो आदमी खुद कर सकता है। ये सोलार फेंसिंग वगैरह बड़ी थोड़ा सा बहुत लोगों ने किया है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें एक दो छोटे छोटे प्रश्न मेरे दिमाग में आए, जो सिंह साहब शायद उनका अनुभव से बता पाएंगे। एक तो उन्होंने बताया कि जैसे रोटी के टुकड़े में बाल मिक्स करके या चूना करके जगह जगह डाल दें, तो ये कितनी दूर पर डाले जाएं कि जिससे जो भी बंदर आ रहे हैं वो उसको स्किप करके बिना इसको देखे हुए आगे तो आ जाएंगे ना। तो इसको कैसे करते हैं, वो कितनी दूर पे रखते हैं और क्या रखते हैं? मैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। देखिए क्या होता है कि अगर इसके साथ आप रोटी ली, आपने रोटी में अगर आप थोड़ा सा शहद चिपका दें, तो शहद चिपकेगा तो इससे क्या होगी, उसकी गंध तीखी होगी, आप ध्यान रखिएगा। और जानवर बेसिकली गंध पे आता है, कोई भी जानवर बेसिकली जो जो हमारा बंदर होता है वो तो देख कर भी करता है, लेकिन साथ साथ गंध के साथ भी आता है। और मीठा एक ऐसी चीज है जिसमें सब आकर्षित होते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। उससे क्या होगा कि वो एक भी उसने खाया, और मजे की बात है कि उनमें एक ने भी खा लिया, एक ने भी खा लिया, और एक को जो परेशानी होगी उससे उससे जो आवाज करेगा, वो सारे सारे जो बंदर हैं एक साथ भागेंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक भागेगा। हाँ जी, ये जानवरों के ग्रुप में एक बड़ा इसको कहना चाहिए एक सरकमस है, ऐसा सरकमस्टांस होता है उनके साथ में। एक जानवर को परेशानी होगी तो सारे के सारे भागते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि केवल एक ही जानवर ने अगर खा लिया, एक ही बंदर ने खा लिया, एक ही सुअर ने खा लिया, ये सारे के सारे उसमें भाग लेंगे। और ऐसा अगर कंटिन्यूटी में 1 महीने 2 महीने पहले तो दोबारा आएंगे नहीं, लेकिन अगर 1-2 महीने कंटिन्यू हो गया तो जानवर फिर अपना जब रास्ता बदल देता है तो फिर वापस नहीं आता है, क्योंकि वो एक नया ठिकाना ढूंढ लेता है। तो ये बात हमेशा रखिए, ये मैं आपको सोशियो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर बता रहा हूँ, सोशियो एग्रीकल्चर है एक सबसे, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली समझने की बहुत जरूरत है ना। देखो रिसर्च इसी का नाम है। हम जब जब इस पे काम करते हैं तो इन सारे पहलुओं को हमको देखना है। हमने इसमें वायलेशन ऑफ लॉ भी देखा, यार वायलेशन ऑफ लॉ ना हो भाई। अब लोग कहते हैं कि साहब मारने के परमिशन कितने मार देंगे आप, और जितने मारेंगे और तो आएंगे, उसको थोड़ी पता कि ये मर गया, उस समय मर गया, लेकिन लेकिन भूख है तो वो आपके खेत तक भी आएगा। उससे हमने खेती का इसीलिए हमने आपसे कहा बाल हो चाहे चूना हो, दोनों ही चीजें ऐसी हैं। हाँ, चूने के साथ मैंने आपको एक बात जरूर कही कि देखिए कि रोटी अगर बहुत कचकची होगी, गीली होगी, तो उसमें चूना डालती हो तो
जो है रिएक्शन करने लगेगा। तो इसलिए कहा कि सूखी रोटी रखाइए आप, ठीक है ना। उसको अगर आप देंगे और उसमें मीठा अगर आप लगा देंगे तो उससे क्या होता है, खुशबू आ जाती है। तो उसकी वजह से जो है जानवर अट्रैक्ट होता है, उसको खाएगा। आप ये देखिए, चूना तो आपने देखा होगा, हम बुझा हुआ चूना खाते हैं पान में, उससे हमारा गाल फट जाता है, मुंह फट जाता है। तो वो तो प्योर चूना है, जिसको अभी जो है वो होना है, रिएक्ट करना है। तो वो तो बहुत तेज, उसमें तो अगर छोटा सा दाना भी होगा, मुश्किल से एक मसूर की बराबर का भी, वो दाना उसका मुंह फाड़ देगा। मुंह फाड़ेगा तो उसको इरिटेशन होगी, दूसरा उसको प्यास लगेगी। तो इसकी इतनी क्रियाएं जब होती हैं तो जानवर के, देखो जानवर बहुत समझदार होता है, वो फिर दोबारा नहीं आने का। तो ये जो है, अब मुझे लगता है कि आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हो गया। इसमें बस एक ही बात है कि ये जो चूना वाली बात है, जिससे जानवर को जो तकलीफ होती है, होपफुली ये टेम्परेरी होता होगा, टेम्परेरी होता है क्योंकि सर, हाँ, टेम्परेरी। हाँ। देखिए, मैंने किसी भी चीज को इस एंगल तक देखा है कि वो मरने ना पाए। आप देख रहे हैं, नहीं तो वहां तो ढेर लग जाएगा। हम्म आप देखे ना, होता क्या है, जब वो बाल भी खाएगा, बाल उसके तलवे से चिपकेंगी, तो होगा क्या, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद उसको फिर हैबिट पड़ जाएगी। आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपकी तरफ नहीं आएगा वो। मेरी बात ओके। समझते हैं? हाँ जी, हाँ, ये हर एक के साथ होता है जी। ठीक और है पांडे साहब दूसरी दूसरी बात सिंह साहब, ये यद्यपि हो सकता है आपका विषय नहीं हो, जी। लेकिन आपने तो तरीका बता दिया है एक तरह का कि एलोवेरा मसाले आदि की को लगाने से ये जानवर उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जी तो जी इनको लगाया जाए और ये ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी लेकिन पहाड़ों में जो तरह तरह की फसल अगर कोई लोग अच्छा उत्पादन कर पा रहे हैं, तो जी बाजार एक बहुत बड़ी समस्या वहां हो रही है। कई बार जी लोग जी कहते हैं कि मेरे पास 1000 किलो हल्दी हो गया, कहाँ जी बेचूं। तो इस तरह जी के समय अगर आप कभी किसी फोरम में कहीं ये अगर और कोई काम करते हैं, जी। तो इसमें इसको इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि नहीं, थोड़ा सा जहाँ मैं आधा मिनट के लिए बोल देता हूँ आपको। देखिए, दिक्कत क्या है, मैंने बार बार एक बात कही है कि अगर आप केवल उगाएंगे और उसको रॉ बेचेंगे, तो एक तो आपको कभी फायदा नहीं होगा। उसके लिए आपको हम्म, तत्काल बाजार ढूंढना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं पहली बात। हम्म, हम्म, दूसरी बात यह है कि आप जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं सीखेंगे, हम्म, प्रोसेसिंग मस्ट है जी। और लोग कहते हैं सिस्टम कुछ नहीं बनाना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खड़ा नहीं करना है, कोई मशीन नहीं लगानी है। आप ये देखें ना, आप हल्दी उगाते हैं, हल्दी के लिए लोग जो है हल्दी कच्ची बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। कच्ची बेचने, अब वो 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए किलो जाती है। हम ये कह रहे हैं, हल्दी को आप सुखाना सीखिए ना। कुछ नहीं करना है, हल्दी को आप साफ कर दीजिए, मिट्टी निकाल दीजिए, उसको चिप्सिंग कर दीजिए, चिप्स बनाइए उसको। कच्ची हल्दी को सीधे चिप्स बनाइए और ड्राई कर दीजिए। जैसे ये ड्राई हो हम्म, गया, आप या तो ड्राई घर में रख दीजिए या उसको पाउडर बना के रख दीजिए। अब आप इसको साल 2 साल रखिए, कभी खराब नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सी विधियां हैं। आप वैल्यू एडिशन पे जहां तक कहेंगे, जहां तक मैं समझ, मेरी समझ काम करी कि मैं काम कर सकता हूँ और आपको सारी चीजें बता सकता हूँ। देखो साहब, इन सब चीजों को ना फील करना पड़ता है, बिना फील के नहीं होता है। दूसरा, प्योरिटी ज्यादा आएगी। अब आप देखिए, कोई लेडीज है, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास लगभग 8,000 किलो या 8,000 टन, पता नहीं क्या कहा उन्होंने, कहीं गाजियाबाद के आसपास से फोन आया था। तो मैंने उनको कहा, तुम क्या कर रहे हो? बोला जी, मैं सिस्टम नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? मैंने कहा जी, कुछ मत करो, इसको धोइए और चिप्स करिए। उन्होंने साहब पता नहीं उसके बाद जवाब दिया नहीं दिया। हालांकि मैंने उनको एक बार फिर फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सरल विधि से आप अपने आप में सक्षम उद्यमी बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बने? हम्म, लोग सोचते हैं कि साहब बिना पैसे के नहीं बना सकता। नहीं साहब, बिना पैसे के भी बना जा सकता, बशर्ते आप थोड़ा सा सोच लीजिए या कम से कम कहीं कंसल्ट कीजिए। तो कंसल्ट करना बहुत जरूरी है या सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है पांडे साहब, हाँ, इस विषय में सिंह साहब आपका नंबर अगर ग्रुप में शेयर कर दिया जाए तो मैं कभी अभी ऐसी बता कोई देता हूँ। आप सुझाव। सभी लोग जो चाहें वो मुझे फोन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नहीं होगा, ध्यान रखिए। 9870614328। 9870614328। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद। जी नेगी साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम अगला प्रश्न लेंगे नरेश सिंह पंवार जी का। नरेश पंवार जी, आप हमारे साथ हैं तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी। कुमार जी अच्छा, नमस्कार। एक तो मैं थोड़ा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, छोटा सा एक्सपीरियंस है जो जरूर मैंने जरूर सर, हाँ, बिल्कुल सर। राजस्थान में मैंने किया था। हमारे वहाँ पे ग्रीन प्लांटेशन, ग्रीन बेल्ट वगैरह लगाया था, तो वहाँ नील गाय का बहुत बड़ा इफेक्ट था। तो नील गाय क्या होती है, 6 7 8 फीट तक की भी फेंसिंग होती है, उसको जंप लगा के क्रॉस कर जाती है। तो हम लोगों ने उस टाइम किसी एक जो बागवानी करने वाले माली वगैरह से, जो गाँव के थे, उन लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया था
ये आपका जो नील गाय का जो मल है उसको बाल्टी में या उसमें टंकी में घोल के उसका स्प्रे किया, तो वहां से हमारा नील गाय का आतंक जो है हमेशा के लिए खत्म हो गया। नहीं यार, तो ये बिल्कुल। हाँ, तो ये ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया था, तो उसका बहुत हमें अच्छा बेनिफिट मिला था। तो जैसे कि ब्रिजभूषण सिंह जी ने बताया था गंध का वगैरह, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट जो प्रैक्टिकल मैंने देखा है और किया है। और जो मेरा एक दो सवाल थे, एक छोटा सा सवाल तो ये था कि पहाड़ों में जो मेन जो मेजर प्रॉब्लम है जो अभी सुनने में आ रहा है बंदर और सुअर का है। तो बंदर का हटाने का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है प्लेन से जो आपका कल्टीवेशन हो रही है बंदर की, सुअर की, या जो जानवर है उनको पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है, और वो जो ह्यूमन इकोलॉजी है एनवायरनमेंट में इतने हो, जैसे चिड़ियाघर वगैरह में ज्यादा बंदर हो गए जो भी होगा उनको पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है कि वहां पे कोई रहता नहीं। अल्टीमेटली क्या होता है कि पहाड़ इससे परेशान होता है। तो सुअर के बारे में अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो अगर सरकार की तरफ प्रयास किया जाए या सरकार को बोला जाए कि उन सुअरों को मारने का परमिशन वगैरह मिले, जिससे सुअर कोई ऐसी वैरायटी नहीं है, ऐसी प्रजाति नहीं है जो खत्म होने वाली है या खत्म हो जाएगी। बट अगर सुअर को मारा जाएगा तो जो मनुष्य की प्रजाति है, जो पहाड़ की प्रजाति है या जाति है, वो वहां पे रहेगी, वो गांव बसे रहेंगे। तो अभी लाखों लोग, हजारों लोग, कोई भी आदमी है उससे अगर कोई भी प्रॉब्लम पूछे जाए पहाड़ में खेती के लिए, तो वो सिर्फ दो ही एग्जांपल देता है, साहब बंदर है, सुअर है, और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर इन दोनों प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा कोई निदान निजार सॉल्यूशन किया जाए या सरकार को बताया जाए या करवाया जाए, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। छोटा सा एक जो सवाल ये ब्रिजभूषण सिंह जी से ये था कि मैंने अपने गांव में अभी लेमन ग्रास और विटिवर ग्रास का लगाने का शुरू किया है। और इस साल मैं मार्च में, क्योंकि अब तो ठंडी आ गई है, पिछली बार मैंने लगाया था, अभी वो चल रहा है, तो मार्च में मैं मास स्केल पे वो प्रोडक्शन या प्लांटेशन करना चाहता हूँ। तो सुअर और बंदर या और किसी जानवर के इसको डैमेज करने के रिगार्डिंग आपका कुछ सुझाव है तो आप बताइए। आ, धन्यवाद। मेरे कुमार साहब, ऐसा है कि लेमन ग्रास पे मैं भी बोलना चाह रहा था, लेकिन लेमन ग्रास एक बेसिक ग्रास हो गई अब मेरी नजर में। हो सकता है सबके लिए ना हो। लेमन ग्रास देखिए, जितनी भी ग्रासेस तेल छोड़ती हैं या जिनमें खुशबू आती है, जितने भी होंगे, आपका धनिया हो गया, आपका पुदीना हो गया, आपका जीरा हो गया, आपका अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, जो जितनी घासें से, या सिट्रानोला है, जोजोबा हुआ हो गया, इनमें जिनमें भी खुशबू आएगी उसको जानवर खाता नहीं है, ध्यान रखिएगा। असली में क्या होता है कि जो वेपर चलती है ना इसकी, इस प्लांट्स, इन प्लांटों से इनके जो ऑयल की, ये इसको हम उड़नशील तेल बोलते हैं, एक्टिव ऑयल। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्टिव ऑयल। तो एक्टिव ऑयल जो होता है हमेशा ये वातावरण में फैलता है, और जानवर जब उसके नजदीक पहुंचता है तो वो अपनी नाक तो बंद कर नहीं सकता है। भाई हम तो नाक बंद कर लेते हैं या सांस रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर बहुत बदबू आ रही है, ये नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी, अच्छा, दूसरी इसकी सांस, जो इसकी घ्राण शक्ति है, सूंघने की शक्ति, वो बहुत तेज है, हमसे 10 से 30 गुना ज्यादा होती है। जब वो अंदर उसको लेता है तो उसको इरिटेशन होती है उससे, वो एक रिएक्ट करती है उसकी बॉडी के साथ में, तो उसको, उसका माइंड काम नहीं करता, तो उसकी वजह से उसको भागना पड़ता है। तो ये जो आप लेमन ग्रास कह रहे हैं, इसको तो बेसिकली वैसे भी नहीं खाता। अब आप और बता दूं कि जहां बहुतायत में घास होती है, मजे की बात है, वहां के जानवर, वहां के जो है घरेलू जानवर इसको कभी कभी खा लेते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि घास लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी क्या है कि आपकी नींबू ग्रास तो है, आपने एक बार लगाई, ये फैलती चली गई, उसको खूब जुंटा बोलते हैं हमारे यहाँ, उसके सूट पे सूट निकलते चले जाएंगे, ये कोई नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कॉमर्शियल खेती के रूप में कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इससे एक ऑयल निकालना और एक इसके जो है बायो प्रोडक्ट बनाना, इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अदरवाइज बेसिक केवल तेल तेल से कोई फायदा इसलिए नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो है किसान इसको कर रहे हैं, और भाव बहुत नीचे आ जाता है, तो 700-800 रुपए नीचे तक आ गया था। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, बेसिकली बंदर सुअर से बची रहेगी। जी, बेसिकली मेरा ब्रिजभूषण सिंह जी, मेरा कंसर्न ये था कि गांव जी। में ये जो लेमन ग्रास और विटिवर ग्रास है, इसमें एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसकी जो मार्केट में जो कॉस्ट है, सूट्स वगैरह, स्लिप्स वगैरह जो मिलती है, उसकी कॉस्ट भी कम है, मेंटेनेंस भी कम है, और जो आपने जो एक बताया था कि 2025 तक लैंड सीलिंग का जो इशू है, उससे मैं जी। अपने गाँव को या गाँव की जमीन को बचा सकूं। तो वो मेरा मेन उद्देश्य है।
हाँ, तो मैं देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मेरा जो अपना कंट्रीब्यूशन, लोगों को बहुत बड़ी डिमांड है। अभी भी किसी सज्जन ने यहाँ कहा था कि चकबंदी होनी चाहिए। भाई, चकबंदी नहीं हो सकती। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आज से नहीं, मैं पिछले 30 साल से चिल्ला रहा हूँ। जिन्होंने इस सवाल को उठाया था, गणेश गरीब ने, मैंने बार बार उनसे डिस्कशन किया। मैंने कहा एक ही उपाय है। सारे खेत आपके गाँव में, खेत किसी के भी हैं, आप गांव में काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि साहब आप अपनी तरफ से लगा दीजिए ना उस खेत में, उसको हरा बिल्कुल भरा सर, कर दीजिए। आप बिल्कुल आप सर, उसको लगा दीजिए। जब तक वो नहीं आता तब तक आप काटिए। जिस दिन वो आ जाए उससे जी, कह दिया, यार तुम तो वहां रहते हो, आधा मैं ले लूंगा, आधा तुम मुझको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये बिल्कुल कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं पहले चकबंदी करें। चकबंदी आप करोगे, अभी इन्वेस्टर समिट हो गई है, ये सारी जमीनें आप जो है एक एक रात में बेच देंगे। बॉम्बे में बैठा हुआ आदमी बॉम्बे में शेयर रजिस्ट्री कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भैया, चकबंदी का कोई बेस आपका नहीं बन रहा है और बन ही नहीं सकता। आप फिर जो है चार भाई फिर हो गए, फिर आपकी जमीन बटेगी, फिर कहाँ जी, जाएंगे आप? तो जी, देखिए, ये कोई सॉल्यूशन है। आप हर खेत में उत्पादन कर दीजिए, आप उसमें एलोवेरा लगाइए। मैं कह रहा हूँ एलोवेरा लगाओ ना, रामबास बिल्कुल लगा दीजिए। बिल्कुल क्यों कह रहे हैं, रेशा निकलेगा ना। आप जो है कोई ऐसी फसल, पुदीना लगा दीजिए। मैं जीरे की बात कर, जीरा होने दीजिए, वही खत्म होने दीजिए, वही फिर बिखरेगा, फिर हो जाएगा। तो जब तक आप खेती को इस प्रोफेशनल सिस्टम में नहीं ला पाएंगे और हर खेत में आप उत्पादन नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप ये देखिएगा, पहाड़ों में जिन जगहों पे खासकर चीड़ है, अगर वहां के गांव अगर नहीं हुए तो अगले 10 साल में केवल चीड़ खड़ा हो जाएगा उसमें। फिर क्या बिल्कुल करेंगे सही आप? देखिए, लोग जो है, होता क्या है, सरकार के अंदर जो विशेषज्ञ बिठाए गए, बस आप विशेषज्ञ, उनको तो यही पता नहीं कि क्या विशेषज्ञ, क्या यज्ञ करना है इसमें। समस्या ये आती है। हाँ, मैं आपको, मुझे पलायन ने जब बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा, वो जो उसके उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा साहब मुझे लिख के, मैंने कहा आपको क्यों लिख के दे दूं? भाई, पैसा आप पा रहे हैं, फायदा आप उठा रहे हैं, आपको लिख के दे दूं? मेरे घर 6-7 आदमी आ गए लिखने के लिए कि साहब वो बेच दो। मुझे एक छोटे सेम, एक पहले सेमिनार में बुलाया उन्होंने, और मैंने ऐसी बात कह दी कि साहब किनको हिसाब पे क्यों काम नहीं कर रहे हो तुम सारे? ये जरूरी है कि हम जो है धान गेहूं मंडुआ यही बोते रहेंगे? कॉमर्शियल हर चीज की जा सकती है सर। किसी दिन जो है हेमंत जी फिर मौका देंगे, मैं आपको वैल्यू एडिशन के लिए छोटी छोटी इतनी चीजें बता दूंगा कि आप कहोगे साहब इसके लिए तो काम करने के लिए हाथ कम पड़ जाएंगे, लोग कम पड़ जाएंगे। तो दिक्कत ये नहीं है, हमारी दिक्कत है, हम दिमाग से सोचना नहीं चाहते। दूसरी बात, ये कहाँ बिकेगा? सात आज के दिन पे ये हेमंत जी यहाँ बैठे हैं बेचारे, यहाँ से बैठ करके ये पूरे इंडिया में छाए हुए हैं आज के दिन पे। आप क्या सोचते हैं, डिजिटल एज इतना जबरदस्त मुकाबला है। आप अमेजन आपके पास है, फ्लिपकार्ट इतने जो है चैनल्स आपके पास है। आप तो एक छोटा सा वेबसाइट है, फेसबुक पे बना दीजिए, ट्विटर पे बना दीजिए, अभी डिमांड हो जाएगी। जी, दिक्कत क्या है कि आप, आदमी काम करना नहीं चाहता। आपने ठीक कहा, आप भी मैदान, आप भी जो है गांव में नहीं, मैं भी नहीं रह रहा हूँ, लेकिन साहब मैंने गांव घूमा है। और मैं भी मैं पिछले साल गया था, 400 किलोमीटर से एक दिन में चला। कि जिस सज्जन से मैंने कहा उसके गांव आ रहा हूं, उसको मैं समझाया, वो हाँ 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 करता रहा, कुछ नहीं। मतलब केले का जंगल है साहब उसके पास अपना, और तब मैंने उसको तरीका बताया, तो वो हाँ हाँ करता है। लेकिन पता लगा बाद में कि जो है वो कर भी नहीं रहा, तो नहीं कर रहा, तो भाई हमने तो अपना 400 किलोमीटर पे तेल फूक दिया ना, अपना टाइम बर्बाद किया। उसको समझाने गए, उसको सिखाने इसलिए गए। हमको अच्छी खुशी हुई कि यार ये किसान कर तो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ से मैदान में रह के बक करते हैं। लेकिन ये हमारी बक अगर आपके काम आ जाती है तो साहब, इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रावत सर। बहुत बहुत आपके पास जो वैल्यू एडिशन का ज्ञान है, मैंने प्रैक्टिकली आपसे जब संवाद किया था आपके घर पे, तो वैल्यू एडिशन में तो सर मतलब मुझे लगता है उत्तराखंड में आपसे ज्यादा मतलब जो अरे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे बहुत ही अच्छा ज्ञान है, और उनको अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। उनको कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्ट डिजाइन नहीं किया गया है, उनको व्यावसायिक रूप में नहीं लिया गया है। इस पे कहीं ना कहीं करेंगे हम लोग, और जरूर आपके साथ एक वैल्यू एडिशन पे पक्का सेशन रखेंगे सर, क्योंकि आपके पास जो हमारी पारंपरिक जो फसलें हैं, जो हमारे जंगलों में जो चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके वैल्यू एडिशन पे हमें जाना चाहिए, और आगे उनके जीआई टैग की भी बात कर सकते हैं। तो उस जी, पर जरूर सेशन रखेंगे सर। तो अगला अभी हम अगला प्रश्न लेंगे रामकृष्ण पोखरियाल जी का। रामकृष्ण पोखरियाल जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो। रामकृष्ण पोखरियाल जी, ठीक है। नेक्स्ट आशीष वत्स जी। आशीष जी। सर गुड आफ्टरनून सर, मैं आशीष बोल रहा हूँ। मैं जी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में सर, मेरे पॉली हाउसेज हैं सर। जी। और सर मेरा चैलेंजेस क्या है सर, मेरा जो पॉली हाउस है वो राजाजी नेशनल पार्क का लास्ट पॉली हाउस है, यानी कि मेरी बाउंड्री और राजाजी नेशनल पार्क की एक ही बाउंड्री है। ओके। तो सर मैं उसमें स्टडी करता रहता हूँ, मैंने कुछ डीप स्टडी भी करी है। तो मैंने देखा है सर, एक तो ना वेस्ट डिकम्पोजर जो होता है, अगर हम उसको स्प्रे करते हैं ओपन फील्ड में,
तो उस पे भी जानवर नहीं आता सर। बिल्कुल ठीक है जी। तो उसमें क्या एडवांटेज है सर, वो 20 रुपए का खाली एक डब्बी आएगी और उससे आप मल्टी फोल्ड उसको यानी कि 200 लीटर ड्रम में बना लीजिए और उसको आप स्प्रे करेंगे तो आपको जानवरों से 40 से 50% तो एटलीस्ट सर आपको एडवांटेज मिलेगी। आशीष जी देखिए, बहुत बढ़िया विषय में आपने बताया। मैं आपको आज बता दूं, जितनी जैविक क्रियाएं हैं जैविक रूप में, जिसको बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक बोलते हैं, उसका बीज भी अगर जमीन में पड़ा होगा तो उसके फसल को भी आसानी से जो है आज का जानवर नहीं खा सकता है। ये जो WDC आपने कहा, वेस्ट डिकम्पोजर, इसका इसमें क्या है, इसमें जो जीवाणु है वो प्योर ऑर्गेनिक है। आप देखिए ना, आपके ये ऑर्गेनिक की बड़ी ताकत है साहब। आप ये देखिए कि सर ऑर्गेनिक का चीपेस्ट सोर्स है सर, ये चीपेस्ट मुझे लगा सोर्स किया एनिमल से बचाने का। चीपेस्ट है, लेकिन आप एक बात महसूस करेंगे कि अगर आपकी फसल जो है 10 बीघे पे खड़ी तो 10 बीघे पे आपको स्प्रे करना पड़ेगा। हमने कहा कि अगर इसको बाउंड्री पे केवल छिड़क देंगे तो आपका जो है वो लेबर 1 बीघा भी नहीं बैठेगा ना। आप समझ रहे मेरी बात को? हमने केवल एक शॉर्टेस्ट रूट बताया। करने को तो बहुत से उपाय हैं आपके जैविक। जिस दिन आप जैविक खेती पे जी सर इसके अलावा हम जी लोगों ने क्या कर रखा है सर, हमने ना लाउड स्पीकर लगा रखे हैं ओपन फील्ड में। जी उसमें हमने सर जो डॉग डॉग बार्किंग, कुत्ते भौंकने की आवाज डाली हुई है सर, और रात को हम वो चला के रखते हैं। देखिए वो सब कुछ ठीक है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, आपके राजा नेशनल पार्क में आपके पास सबसे ज्यादा खतरा तो आपको जो है नीलगाय से है, उसके जी साथ आपको हाथी से है। ठीक है नहीं? जी हाथी से कैसे बचेंगे? नीलगाय से चलो आप एक बार बच गए, हाथी से कैसे बचेंगे? तो सर, समस्या उसके वही लिए आती हमने है। सोलर फेंसिंग लगाई हुई सर। मैं इसीलिए कर रहा हूँ ना साहब, आपने तो लगा दिया, आप तो सक्षम हैं। यह सक्षमता नहीं थी फिर भी आपने मजबूरी में लगाया। लेकिन दिक्कत यह है कि ये कॉमन फार्मर जो है उसको कैसे बचाया जाए। हम आज जो बेसिकली जो ये सब्जेक्ट हमने लिया, पहाड़ की खेती बचाने को लिया, और पहाड़ की खेती के अंदर भाई साहब लोगों की बिखरी हुई खेती है। दूसरा ये है कि इतना बड़ा खर्चा अगर करेगा उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो हमको ये भी देखना है कि वो जो है मिनिमम एक्सपेंडिचर में या घर के संसाधनों से कैसे अपना वो चला सकता है। साधन बहुत है। अब आप DDT आपके घर में पड़े, हम कह रहे छिड़क दो ना पूरे खेत के चारों तरफ, नहीं आएगा 15-20 दिन जानवर। जब नहीं आएगा 15-20 दिन, दूसरी जगह आदत पड़ जाएगी, वहां चला जाएगा। तो क्या है कि हमने गंध को एक माध्यम माना इस बात में, और ये गंध अगर जो है अगर आपके खेत को बचा सकती है, उससे आपको इनकम आ सकती है, तो फिर इससे बढ़िया कोई बातें नहीं है। क्योंकि वैल्यू एडिशन पे स्पेशल एक सेशन होगा, फिर मैं आपको उसमें मार्केट और मार्केटिंग करना के तरीके बताऊंगा कि तब जाकर के आप लोग, जितने भी लोग हैं देखिए बहुत मेहनत करते हैं। सवाल यह है कि आपकी मेहनत का क्या जो है आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आप किसी किसान ने खेत में हल लगाया, पानी भी दिया, देखभाल भी की, अब अगर रात को आप चौकीदारी, दिन भर भी चौकीदारी करते रहेंगे तो फिर तो पैसा, फिर तो काम ही करना बेकार होगा। इससे पता आदमी सो रहेगा यार, 24 घंटे में मैं 18-19 घंटे में केवल खेत को दे रहा हूँ, तो इसमें मैं शहर में जाके कहीं जो है 10-12 घंटे लगाऊंगा तो इससे तो ज्यादा कमा पाऊंगा। ये सब चीजें क्या है, सोचने वाली हैं। और हमको क्योंकि पलायन से पहाड़ बचाना है, पहाड़ की जमीन बचानी, पहाड़ की खेती बचानी है, पहाड़ की ऊर्जा बचानी है, पहाड़ का जैविक बचाना है, पहाड़ की जो है हमको जो संस्कृति बचानी है, संस्कार बचाना है। अगर इतने के लिए बचाने के लिए हमको गांव में रहना पड़े तो हम रहेंगे। आज हम नहीं रह रहे हैं, लेकिन आने वाला अगले 10 साल मैं आज को लिख के दे रहा हूँ। अभी लोग चल दिए हैं, बहुत से लोग चल दिए, मेरे जाने वाले बहुत से लोग गांव शिफ्ट हो गए, अच्छे खासे, मतलब करोड़ों में खेलने वाले। तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ जो खाना मिलेगा, यहाँ जो प्रदूषण मिलेगा, वो सब कुछ ऐसा होगा कि आप केमिकली खा रहे हैं, और आप जो है केवल बाजारवाद पे टिके हुए हैं। आपको बाजार बनाना है तो आपको जो है गांव को हब में जो है डेवलप करना पड़ेगा। पूरा गांव करिए ना। मैं तो आप इसे वसी कह रहा हूँ, आप हैं या इससे पहले जो भाई साहब बोल रहे थे, आप सब लोग एक बार कोशिश तो कुछ मत कीजिए। 10 लोग मिलिए, उसने कहा जी 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का हम एलोवेरा मंगा देते, सारे में बो दीजिए, सारा जमीन खेत आप अपनी में बोइए, सरकारी में बोइए जो खाली पड़ी हुई है। कौन कह रहा है कि आपको मत कहिए? आपको केवल मिट्टी नहीं बेचनी, पत्थर नहीं बेचना, वहां के जो है उसको उखाड़ना नहीं है, अदरवाइज कोई नहीं करता है। हम तो आपको वो मॉडल बनाने का तरीका सिखाएंगे कि साहब आप करिए तो सही। देखिए जिनमें सक्षमता वो करिए। अब हमारे साथ में क्या है, हमारी एज ऐसी हो गई कि हम बहुत ज्यादा काम, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो हेमंत जी, सर इसमें बहुत ना बहुत सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत मेरा, धन्यवाद। सॉरी हाँ हेमंत हाँ सर, मैं दोबारा बोला। जी सर जी जी मेरा हाँ सजेशन अभी एक और भी है सर, मैं ना एक्चुअली फ्लावर्स की फार्मिंग करता हूँ सर। जी तो मेरा सजेशन ये भी है सर, ऊपर हम पहाड़ों पे ऊपर में सर डेजी हो गया, गुलदावरी हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, इस तरह के फ्लावर्स लगाएंगे ना सर, एक तो जानवरों को उसमें रहेगा और सोर्स ऑफ इनकम सर बहुत अच्छी है, प्लस टेम्परेचर और एनवायरनमेंट सर फेवरेबल है सर हमारे लिए। केवल आप ऑर्किड पे काम कर लीजिए।
मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, केवल आप गुलदाउदी पे और डहेलिया पे काम कर लीजिए, आपके पास फुर्सत नहीं है काम करने की। हिंदुस्तान में हर साल कम से कम 2 से 3 हजार करोड़ के ऐसे फ्लावर के पेड़ों की जरूरत है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये देखें ना, जी सारा सर। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से या जो है बेंगलोर से आता है, मैक्सिमम हाँ जी, हाँ जी, मैक्सिमम जी प्लांट। सर। ठीक है नहीं? तो इसलिए आप क्या है, मैं फ्लावर की खेती का इसलिए नहीं देता कि कट फ्लावर में देखिए दिल्ली सबको खा जाता है। दिल्ली की जो फूल मंडी है ना, मैंने तो मदर डेयरी से बात की, मदर डेयरी वालों ने मेरे सजेशन पे शुरू भी किया, लेकिन उनको बाद में बेनिफिट नहीं मिला उसमें, जबकि वो सबसे बड़ा भाव देते थे। तो ऐसा नहीं है, देखिए फूल में अगर आपको काम करना है तो फूल के भी फिर वैल्यूएशन जाना है। यस। अब हम डहेलिया अगर आपसे उगाएंगे या गुलदाउदी उगाएंगे तो हम आपको उसके जो है वैल्यूएशन करने के तरीके सिखाएंगे। इन एक सब चीज चीजों मैं के साथ जी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर। आशीष जी बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्टेड हैं, वो बहुत ज्यादा चाहते हैं कि पहाड़ों में वो फूलों की खेती करवाएं और उसका बाय बैक, वो एक वो भी हैं, एक बायर भी हैं। बहुत सुंदर बात। तो ये वो खुद ही माल लेना चाह रहे हैं। तो आशीष जी, हम 100% नेक्स्ट सेशन एक फ्लावर की कल्टीवेशन पे करेंगे और आपके साथ करेंगे, और जो इच्छुक किसान है, ज्यादा नहीं 10-15 किसानों के साथ इसको कमर्शियली करते हैं और आप इनसे बाय बैक करिए। आशीष जी पूरी गारंटी दे रहे हैं कि वो फील्ड से उठाएंगे या आपके जो आप देहरादून तक सिर्फ अपना माल भेजिए, और हमारे यहाँ सुबह गाड़ियां चलती हैं देहरादून की, तो देहरादून अपना पेटियों पे वो पैकिंग करना सिखा देंगे, वो पूरा प्रोसेस सिखाएंगे, वो गाँव में जाके लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। तो आशीष जी, हम 100% एक सेशन रखते हैं फ्लावर ठीक है कल्टीवेशन सर, पे और ठीक है सर। कैसे इसको करना है। आपके साथ एक सेशन रखते हैं और उसमें एक दो एक्सपर्ट और हैं जो फ्लावर की कल्टीवेशन पे अपना सेशन देना चाह रहे हैं। तो आप लोगों का ज्वाइंटली 3-4 लोग एक साथ आइए और इस पे एक सेशन अच्छा करते हैं। इसमें मैं शिवा ठीक है थोड़ा सर। सा जौहरी मैं मैडम थोड़ा है। सा नेगी जी, थोड़ा सा मैं बस इसे कहना बिल्कुल चाहता सर। था। वैसे मैंने अभी नंबर दिया था, अगर आप नोट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। जी आपके सर। पास मेरा नंबर है हाँ जी सर, हाँ जी। 9870614328। जी सर। इस पे बात करिएगा, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर ठीक जी। है, जी बहुत बहुत सर। धन्यवाद आशीष जी। अभी हमारे साथ जखोली ब्लॉक से सतीश भट्ट जी हैं, तो हम उनके पास चलते हैं। सतीश भट्ट जी, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, और अगर वीडियो ऑन हो सकती है तो। सतीश भट्ट, नमस्कार। नमस्कार भट्ट जी। नमस्कार। द पहाड़ी एग्रीकल्चर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, और आप सभी बधाई के पात्र हैं। द पहाड़ी एग्रीकल्चर हमारे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोगों की जो समस्याएं हैं, आप द पहाड़ी एग्रीकल्चर के माध्यम से आप हमें समस्याएं भी भेज सकते हैं। और जो भी एनी वे कुछ भी है आपका, मतलब आपने अगर गेहूं बोया है, सोयाबीन बोया है, धान बोया है, उसमें किस प्रकार की कोई आवश्यकता है, तो उस प्रकार की आप बात है आज की बात है फसल सुरक्षा की। तो फसल सुरक्षा की मैं भी नया कृषक हूँ। मैं आरएमपी पीजी कॉलेज गुरुकुल नाथन से एमएससी पीजी हूँ। और मैं मैंने देखा, मैं जो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा सर। मैंने देखा है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे आपने बताया है कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो केवल दो ही समस्याएं आएंगी, बंदर और सुअर। दो समस्याएं ओनली, बस, और बाकी कोई समस्या नहीं है। बंदर और सुअर, बंदर का मैं आपको बंदर में यहाँ पे बोलने के लिए आया हूँ कि बंदर की जो समस्या है, आपके पास सोलर झटका मशीन आती है, कहीं से आप कहीं से भी क्रय कर सकते हैं, नहीं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप नेगी जी आपको नंबर शेयर कर देंगे, हम आपको सोलर झटका मशीन प्रोवाइड करवा देंगे। उसमें ऐसा है कि सोलर झटका मशीन में ऐसा है कि नीचे 3 लाइन आपकी बारबेड वायर की लगेगी, और आपका उसके ऊपर आपका झटका मशीन लगेगी। उसमें ब्रेक वायर यूज होता है। और बंदर भाई साहब, आपका प्लॉट जो है ना, आपका जितना हेक्टेयर का प्लॉट है, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, मेरे प्लॉट के सामने बंदर नहीं आते हैं। मैं नया किसान हूं, और मैंने
सबसे पहले क्या किया मैंने, आम और कटहल के पौधे रोपे। तो उस समय क्या हुआ कि सुअर ने सारे पौधे उखाड़ दिए, सारे, एक नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने वो गोबर से सारे पिट फिल किए थे, और सुअर ने सारे पौधे उखाड़ दिए। उसके उपरांत मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर की बात है ये, सेकंड ईयर मैंने क्या किया, पहले फेंसिंग करवाई 12 वायर की, ज्यादा नहीं 3 से 4 फीट की मैंने 12 वायर की फेंसिंग कराई। सुअर आना बंद हो गया। और बंदर को ऐसा है कि हम गुलेल है हमारे पास, गुलेल है, एयर गन है, उससे हम बंदर का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके उपरांत मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास मनी हुआ, पैसा हुआ, उसके उपरांत मैंने झटका मशीन लगाई। और झटका मशीन से ऐसा है कि बंदर पूरा एरिया घूमता है, पूरा एरिया घूमता है और चले जाता है बंदर, क्योंकि 10-10 फीट नीचे सीधे मेरे मेरे जो फार्म है उसके 10 फीट नीचे सड़क है। और बंदर ने जैसी फार्म के मतलब नीचे से तो जा नहीं पाया, वो ऊपर से गया वो, तो वो सीधे सड़क में गिरा। सड़क, किसी की पूंछ टूट गई, किसी का पांव टूट गया, तो कोई बंदर वो अपन, तो वो पूरा फार्म नहीं घूमते हूँ, आपके ठीक है। फार्म अब में हर जी, नहीं घूमते हूँ। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, थोड़ा समय की पाबंदता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। जरूर आपको अगले सेशन में भी आप जरूर जो आपने बात कही है उसका सभी को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और कोई है? जी सर, एक चीज मैं और यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ। जी सर जी। एक हम लंबे अंतराल में अपनी बंदरों की समस्या से निजात पाने के लिए मैं अपने स्तर पर जो काम कर रहा हूँ, शायद किसी से इससे प्रेरणा मिल सकती है। अब मैं क्या करता हूँ कि आम के सीजन में आम की गुठलियाँ पूरे गांव से और पूरी दुकानों से इकट्ठा करता हूँ, और चूर के सीजन में चूर की गुठलियाँ, और अभी दाड़िम के सीजन में दाड़िम की, इन सब का हम घर में ही जो है बिन्ना बना लेते हैं, यानी कि पौधशाला बना लेते हैं। और इन पौधों को चातुर्मास में मैं पूरे जंगल में, मेरे गांव के बाहर जो 1 किलोमीटर दूर जंगल है, उस जंगल में रोपित करता हूँ। अभी तक मैं लगभग 500 फलदार पेड़ अपने जंगलों में रोपित कर चुका हूँ। और अभी मेरे पास तकरीबन 450 पौधे अगले चातुर्मास में रोपित करने के लिए तैयार हैं। तो ये कोई भी जो भाई घर में कृषि कार्य कर रहा है, इन कामों को बड़ी आसानी से कर सकता है। क्षेत्रीय जो जिनके यहाँ चूर होता है, सबसे बेहतर है चूर। उसके बाद जो दाड़िम है, उसके बाद जो आम और अमरूद है, ये चीजें आसानी से अपने गांव में उपलब्ध होती हैं। इनका बिन्ना बनाइए और गांव के आसपास जंगलों में रोपित करें जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और यह सबसे बेस्ट तरीका भी है। कहीं ना कहीं हम लोग अगर गांव में इस तरह के जो हमारे जो आसपास जो भी पौधे होते हैं तो उनके फल इकट्ठा करें, उनके बीज बनाएं और अपने गांव में सामूहिक तरीके से, जैसे हमारे यहाँ पे हरेला होता है या उस टाइम पे इनको हम लोग लगाएं, या उसकी पौध बना के हरेला के टाइम पे लगाएं, तो वो हमारा एक पारंपरिक वो भी है कि भाई अपने पहाड़ों को कैसे हरा भरा रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई और है तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी रावत जी अगर हैं, चमोली से लक्ष्मी रावत जी, आप हैं हमारे साथ? लक्ष्मी मैडम, लक्ष्मी रावत जी, ठीक है। कोई भी और अगर किसी का प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे अभी। साहब एक छोटा सा प्रश्न है कि नमस्कार, तेजपात के पौधों को बकरी से कैसे बचाए? जी तेजपात के पौधों को बकरी से कैसे बचाए? देख समस्या वही आती है। देखिए, तेजपात के पौध अगर आप है तो उसको तो बहुत बढ़िया तरीका तो केवल यह है कि क्योंकि बकरी आपका डोमेस्टिक एनिमल है आपके पास में, अब उसको या तो उससे अवॉइड कर, उससे उससे दूर रखें, या फिर आपके पास यह है कि उसकी ऐसी बाड़ करें कि बकरी उसमें ना खाए। क्योंकि देखा, तेज पत्ता जब छोटा होता है उसमें जो है कोई टेस्ट नहीं होता उस हिसाब का, मतलब तीखापन जो है वो तीखापन नहीं होता है। तो इसलिए जितने भी प्लांट इसलिए छोटे प्लांट होते हैं, उन प्लांटों के तो एक दो तरीके ये हो सकते हैं कि आप उसमें तेज मिर्च का एक छिड़काव कर दीजिए, बहुत बढ़िया तरीका। और अभी WDC बात आई थी, वेस्ट डिकम्पोजर,
वेस्ट डिकम्पोजर अगर आप करेंगे तो जानवर उसकी गंध से उसको नहीं खाता है। अदरवाइज ऐसे प्लांटों को, क्योंकि आप पौध की बात कर रहे हैं, पेड़ की बात नहीं कर रहे, तो पौध जो है, पौध को बचाने के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका है या तो उसको ढक दें, या उसके साथ तरफ आप इस तरह की बात करें कि वो जानवर अंदर न घुस पाए। बाकी कोई तरीका नहीं, क्योंकि वो आपका डोमेस्टिक जानवर है। अगर बाहरी होता तो उसको बचाने के उपाय किए जा दूसरे पे उपाय हो सकते थे। तो इसलिए बेहतर तरीका है, क्योंकि हम वैसे भी यहाँ पे फसलों की जो बात कर रहे हैं वो छोटी फसल बड़ी फसल सबकी है, लेकिन अब तेज पत्ता एक विशेष विशेष प्लांट है, और विशेष प्लांट होने पे जब वो ग्रोन की अवस्था में होता है करीबन 1 साल तक, हाँ लगभग लगभग साल 1.5 साल तक, जब तक उसके पत्ते अच्छी मैच्योरिटी में तब तक उसमें गंध का एहसास नहीं होता, गंध होती नहीं है तीखी। मेरे पास खुद जो है, मैं तो बहुत छोटी जगह में रहता हूँ देहरादून में, यहाँ 2 प्लांट है, बहुत तीखे प्लांट है। तो इसलिए इन बातों का तो आपको स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा सर। मैं हेमेंद्र जी थोड़ा सा एक चीज और कहना चाहूंगा मैं सभी लोगों से, कि देखिए अभी वो भट्ट जी भी किसी बात गेहूं को इसकी बात कर रहे थे, मैं वैल्यू एडिशन पे भी, जो क्योंकि आगामी सेशन जब भी होगा उस पर बात करेंगे, पर मेरा एक विशेष आग्रह आपसे भी रहेगा, आप मैं क्षमा चाहूंगा नेगी जी आपसे, और कि मेरा एक चैनल है और जो इन्हीं चीजों पर बना हुआ है, विशेषकर अभी केवल जो है ये मैंने अभी चैनल में नहीं डाला है जो मैंने आज बोला है, ये जो जानवरों से सुरक्षा वाला, तो फिर भी क्योंकि हेमंत जी का वो था तो मैंने कहा भाई बड़ी बात है, बड़ा है और लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं अपने पास रख के कोई फायदा नहीं है, ज्ञान का क्या फायदा उसका कि जिसको हम अपने पास रख लिया जाए। जी, तो मेरा एक है ना कि मेरा एक YouTube चैनल है लर्न एंड अर्न उत्तराखंड करके, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको उसमें पहाड़ से रिलेटेड, जंगल से रिलेटेड इतनी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप स्वयं में ताजुब करेंगे कि कैसे करके आप कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली लास्ट शायद 2-3-4 महीने पहले जो है एक डाला था वीडियो कि गेहूं से आप पैसा तुरंत कमा लें। अब आप सोचेंगे साहब गेहूं से तुरंत कैसे पैसे कमा लेते, तो उसको उसमें जाइए लर्न एंड अर्न उत्तराखंड, अगर आप देखेंगे उसमें ढूंढिए, उसमें 50 वीडियो शायद पड़े होंगे, उनको आप देखिए तो आपको पता लगेगा कि आप गांव में क्या नहीं कर सकते, ये देखिए आप आगे भी बहुत से वीडियो आएंगे। धन्यवाद नेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत सही बात बोली है आपने। सभी लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि सर का जो YouTube चैनल है उस पर अवश्य जाइए, आपको बहुत सारी नॉलेज आपको घर बैठे ही मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों पे, मतलब जो जिन चीजों पे आज तक बात नहीं हुई है, ऐसी चीजों पे उन्होंने वीडियो बना के रखी हुई है। जैसे हमारा किनगोड हो गया, हमारे जो पहाड़ों में जितने भी हमारे जंगलों में जो चीजें मिलती हैं उनका वैल्यू एडिशन कैसे करना है, और सर के साथ हम आगे सेशन भी रखेंगे तो उसमें डिटेल में चर्चा भी करेंगे। अभी किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, लास्ट प्रश्न लेंगे हम। नमस्कारम टू एवरीवन, मैं दार्जिलिंग से बोल रहा हूँ। आपसे 1600 किलोमीटर लगभग दूरी से बोल रहा हूँ। प्रोग्राम आपका मेस्मराइजिंग है, आपकी ये प्रोग्राम डेली होना चाहिए। इतना अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे कंट्री तो इज मेड ऑफ कंट्रीज। 6,44,800 गांव है हमारा, और 1 डजन से ऊपर हमारे पहाड़ी स्टेट्स हैं। तो हमारी छोटी सी क्वेश्चन है, जो आप लोग अगर एक दिन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के ऊपर अगर एक सेशन रखे, और हमारे सब फार्मर्स अगर इकट्ठा हो जाते हैं बिजनेस के लिए, एक होलिस्टिक फ्यूचरिस्टिक के लिए, तो शायद उससे अच्छा और कोई स्कोप अपॉर्चुनिटीज और हो ही नहीं सकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पहले तो जुड़ने के लिए, आप इतनी दूर से दार्जिलिंग से जुड़े हमारे साथ। और हम लोग अमूमन, मैं पहले भी कहता हूँ कि भाई हम लोग जो पहाड़ी खेती की बात करते हैं, माउंटेन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वो सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं है, वो उत्तराखंड के बाहर की है, परंतु हमारा फोकस अभी उत्तराखंड इसलिए है क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से शुरू हुए हैं, हम लोग उत्तराखंड से निकले हैं, हम लोगों ने उत्तराखंड से अपनी नींव रखी है। जरूर इसका फायदा और जो हमारे हिल स्टेट्स हैं उनको भी हो रहा होगा, और आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन पे आप बोल रहे हैं, एफपीसी पे जो डिटेल डिस्कशन, तो हम लोग जरूर आगे आने वाले सेशन जो भी रहेगा हमारा, एक या 2 सेशन छोड़ के हम लोग जरूर एफपीसी पे रखेंगे, एफपीओ पे रखेंगे, और कैसे एफपीओ को बनाना है, उसका पूरा लीगल प्रोसेस क्या होगा, उसमें किस तरह के किसान जुड़ेंगे, उसकी गवर्निंग बॉडी कैसी होगी, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे होंगे, उसमें सीईओ का अपॉइंटमेंट कैसे करना है, उन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। कोई सवाल है तो आप कीजिए।
और मैं दार्जिलिंग वालों को साहब विशेष रूप से बधाई देना चाहूँ, और बहुत बढ़िया सवाल उन्होंने किया है। इस पर फिर कभी सेशन करेंगे कि पहाड़ गाँव में या फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनीज है, उनका इकोनॉमी मॉडल होना क्या चाहिए। देखिए जो अभी है उसमें बहुत सी मैंने बहुत से जो प्रोड्यूसर कंपनी उनसे बात की है, लेकिन अब वो अपनी तरह से जो काम करते हैं वो उसी पे एक लीक पे चलना चाहते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को मल्टी एंगल पे काम करना पड़ेगा। देखिए गांव में क्या होता है कि बहुत सी चीज की तरह की चीजें उत्पादित होती हैं। अब आप देखिए इस समय आपको माल्टा मिल रहा है, लेकिन अब माल्टा जो है आपको फरवरी तक मिलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक नई चीज आएगी। हमारे पास जो है एक टिक करके काम करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए हमको जो है हर समय जो है स्किल स्किल जो है वही रहेगा, लोग वही रहेंगे, लेकिन हमको साथ साथ में वैल्यूएशन की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेंगी। ये सब चीजें के लिए फिर कभी अगर नेगी जी जिस तरह से, क्योंकि एक मात्र ऐसा चैनल है जिसपे बार बार एक बार में एक ही चीज डिस्कस की जाती है, डेली के लिए भी कोशिश की जाएगी। और हेमंत जी चाहेंगे तो कहे, लेकिन फिर इतने बोलने वाले भी चाहिए, एक्सपर्टीज भी चाहिए। बिल्कुल सर। और सर हमारे यहाँ पे अभी देखा ये जाता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान भी अगर बटोरने की कोशिश करें या बहुत ज्यादा ज्ञान अगर कोई लेने की कोशिश करे तो वो भी थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हमने इसको वीकली रखा है। अगर इसको डेली में कर देंगे तो लोग फिर इसको बहुत ज्यादा लाइट लेने लग जाएंगे, या बहुत ज्यादा चीजें, मतलब ज्यादा ज्ञान भी दिक्कत करता है। तो इसको वीकली रखेंगे और इसमें इस सेशन को हम 100% लेंगे। थैंक यू सो मच। अभी जो हमारा आज का जो सेशन था, पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा के उपाय, उसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ब्रिजभूषण सिंह रावत सर का, जिन्होंने डिटेल में बताया है अपने एक्सपीरियंस को, और प्रैक्टिकली जैसे हमारे सुंदर अन्ना जी ने भी बोला है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इन चीजों को बहुत ही सरल तरीके से बताया है, ना किसी जानवर को हार्म करके। हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ एक्ट को भी ध्यान में रखा है कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग ऐसी बात ना कर दें जिससे हमारे जंगली जानवर को नुकसान हो, हमारे किसी की धार्मिक आस्था को आहत पहुंचे। इस चीज का भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो सेशन था, सर ने इसको बहुत अच्छे से जो छोटी छोटी रेमेडीज बताई हैं, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है, ये साइंटिफिक प्रूव है कि भाई उसका कहीं ना कहीं जो जंगली जानवर हैं उनकी जो स्मेल है, उनको जो स्मेल आती है उससे वो दूर भागते हैं। तो ये हमारे सुंदर अन्ना जी ने भी वो जो उन्होंने कपूर वाला जो बताया है, कपूर के साथ जो हींग मिलाने वाला, तो उससे जो जंगली सूअर है वो कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। अशोक कापड़ी जी, आपका माइक ऑन है। अशोक कापड़ी जी, एक मिनट। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत सारी चीजों को कंपाइल किया है, और जरूर इसका फायदा, जैसे हमारे खष्टी कोरंगा जी ने भी बोला है कि हम लोगों ने भी बहुत सारे सामूहिक प्रयास किए हैं, परंतु जो आज ब्रिजभूषण सिंह रावत जी ने जो चीजें बताई हैं उसका जरूर किसानों को फायदा होगा, और हम लोग भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं खष्टी कोरंगा जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि उन लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं पीएसआई के साथ, पीपल साइंस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कपकोट क्षेत्र में। और आज उन्होंने जो खेत बंजर पड़े थे उन खेतों में सब्जी उत्पादन करना शुरू किया है, और एक किसान 40 से 50 हजार रुपए वहां पे कमाना शुरू किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे जंगली जानवरों की प्रॉब्लम थी, और आज उन्होंने उसको क्लासिकल एग्जाम्पल बना दिया है। ऐसे ही हमारे साथ सुंदर अन्ना जी हैं, जिन्होंने शुगर केन कल्टीवेशन को एक बड़े नेक्स्ट लेवल में पहाड़ों पे पहुंचा दिया है। कहीं ना कहीं हम अगर ये गन्ने की खेती की बात करें तो ये हमारा दिमाग हमेशा मैदानी क्षेत्रों पे जाता है, परंतु उन्होंने पहाड़ों में भी गन्ने की खेती को, और उन्होंने जो नई नई वैरायटी अभी जो बता रहे थे, उन्होंने जो नई नई वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया है, उस पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर अन्ना जी अपनी बात रखने के लिए। और आशीष वत्स जी ने जो बातें कही हैं, राजा जी नेशनल पार्क के पास में उनका क्षेत्र पड़ता है, और वो बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। उन्होंने लाउड स्पीकर के माध्यम से डॉग बार्किंग वाला जो वो बताया है, वो भी कहीं ना कहीं है वो उसका अगर हम लोग थोड़ा सा संज्ञान लें तो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पूरा हमारे फार्म पे जो ड्रम होते हैं, जो तेल के कनस्तर होते हैं, हमारे बहुत सारे लोगों ने, मैंने उसको प्रैक्टिकली देखा है, उन तेल के कनस्तरों को वो 2-2, 3-3 मीटर में रस्सियों पे लटका देते हैं, और ऐसे ऐसे वो 20-30 कनस्तर होते हैं, उसके बीच में एक डंडा रखते हैं, और एक जगह से एक रस्सी को हिलाते हैं तो पूरे वो कनस्तर बजने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट होता है, तो बंदर उससे भागने की कोशिश करते हैं। और रात में सुअरों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि एक एक झटका अपने घर से ही मारना है उसमें,
और वो पूरा का पूरा वो कनस्तर मैंने वो प्रैक्टिकली वो बहुत सारे लोगों ने पिथौरागढ़ में हो गया, हमारे उत्तरकाशी में हो गया, रुद्रप्रयाग में होगा, टिहरी में बहुत सारे लोगों ने इसको प्रैक्टिकली किया है। नरेश पवार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्रश्न पूछा। एससी पांडे सर जी हमारे साथ डिबेट से जुड़े थे, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर सुब्रता चक्रवर्ती हमारे साथ दार्जिलिंग से जुड़े थे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एफपीसी पे आपने जो प्रश्न पूछा है, उस पे हम एफपीसी पे ज़रूर एक सेशन रखेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोगों का जो हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो विषय था हम लोग भी, मैं पिछले 12 सालों से पर्वतीय क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। कुछ फार्मर्स मेरे आज भी हमारे साथ जुड़े होंगे जिनके साथ मैंने फील्ड में काम किया है। तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम यही है पर्वतीय क्षेत्रों में, एक तो जंगली जानवरों की और दूसरा मार्केटिंग की। तो इन दोनों प्रॉब्लम पे अगर हमने काम कर दिया तो कहीं न कहीं हो सकता है हमारे पहाड़ों में जो रिवर्स माइग्रेशन की बात है, या जो हम बोलते हैं कि हमारे पहाड़ों में कैसे रोजगार सृजन किए जाएँ, तो उसपे ज़रूर काम हो सकता है और वैल्यू एडिशन अगर उसमें किया जाए, जैसे हमारे रावत सर हमेशा बोलते हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम लोग ऐसे मुद्दे लेके आते हैं कि जिससे लोगों के दिमाग में लोगों के माइंड में स्पार्क क्रिएट हो। अभी तक जंगली जानवरों की सभी लोग हो हल्ला करते हैं कि भाई जंगली जानवरों से, मतलब ठीक है वो बात सही है, परंतु उसपे क्या प्रयास हुए हैं वो भी करने ज़रूरी हैं। तो जो आज मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारे रावत सर ने जो चीज़ें बताई हैं, उन पे ज़रूर अमल करिए। जो हमारे सुंदर अन्ना जी ने जो चीज़ें बताई हैं, उस पे ज़रूर अमल करें, क्योंकि प्रैक्टिकली वो फार्मर फील्ड में कर रहे हैं, उन्होंने वो चीज़ बताई है, तो आप उसको ज़रूर अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करिए और उसका रिज़ल्ट जब आपको मिलेगा तो उससे कहीं न कहीं आपको संतुष्टि होगी कि हमारे खेतों में अब जंगली जानवरों का आना बंद हुआ है। सूअर वाला जो केस है, उसपे ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े। आगे भी आने वाले सेशन हम लोग ऐसे ही मुद्दों पे लेंगे। हम लोग नहीं चाहते कि हम बिल्कुल सिंपल कोई मुद्दा लेके आएँ और उस पे बात करके हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, पहाड़ के जो सच में जो जिन चीज़ों पे काम होना चाहिए, हम लोग सरकार को भी अप्रोच करेंगे बाद में कि भाई सरकार ठीक है, सरकार अपने लेवल पे जो कर रही है वो ठीक है, परंतु पहले हम लोगों को कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। जब तक हम लोग खुद प्रयास नहीं करेंगे तो सरकार भी उस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करती है, वो प्रैक्टिकली देखा गया है। तो ठीक है, वो बात अलग है सरकारी विभागों से कैसे वो करना है, वो उसपे बहुत सारे लोग ऑलरेडी कार्य करना शुरू कर दिया है कुछ हमारे किसानों ने। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसकी जानकारी आपको ग्रुप में देंगे, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, रावत सर आपका पुनः-पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद। आपके पास जो ज्ञान है, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे सर आपके लिए तो जो हमारे सुसैन वैद्य जी हैं, जो हमारे रामायण में जिनका वो होता है, तो कहीं न कहीं उनकी उनकी संज्ञा आपको मिलनी चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि आपके पास सच में वैसी जड़ी-बूटियों का ज्ञान है, आपके पास ऐसा ज्ञान है जो सच में मतलब जो मँगाया गया था, जो हनुमान जी को भेजा गया था, परंतु उन्होंने उनको पता नहीं चला कि कौन-सी जड़ी-बूटी लाएँ, तो वो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। तो आपके पास ऐसे जड़ी-बूटियों का संकलन है, आपके पास ऐसे वैल्यू एडिशन की चीज़ें हैं, उनको ज़रूर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मतलब इस तरह से किसी का उसका फ़ायदा मिलता है, कुछ लोग रोज़गार की तरफ बढ़ते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको एक वो मिलेगा कि भाई आपके माध्यम से किसी को 2-4 लोगों को रोज़गार मिला है। तो ये बहुत सही बात हो जाएगी और ऐसे-ऐसे हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जिनके पास सच में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो हम लोग आमंत्रित करेंगे उनको कि वो भी आएँ और अपने ज्ञान के बारे में, अपने पास जो आपके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, आपके पास जो टेक्निकल नॉलेज है, उसको आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे रखिए और लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाइए। जैसे हमको भी सच में हम फार्मर के साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, परंतु ये पता नहीं था जो आपने जो चीज़ें बताई हैं, वो सच में हमें भी पता नहीं थी सर। हम लोग बेसिकली अपने आप को एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बोलते हैं, परंतु फार्मर से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस जिसने चीज़ों को किया है, उससे ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। तो फार्मर्स और जो जिन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को किया है, वही उन चीज़ों को सही से बता सकते हैं। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने पूरे धन्यवाद। उत्तराखंड में जो-जो चीज़ें पूरे घूम के पूरे संस्कृत विभाग में आप रहे हैं, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा है, तो उनको आपने किसी न किसी माध्यम से डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी है और आप आज सभी के सामने आपने वो चीज़ें रखी हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो आज थैंक इस यू। सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज यहीं पे रुकेंगे। धन्यवाद।